My name is Suvigya Chandra. I am from Amroha, Uttar Pradesh, and I have secured rank 394 in UPSC 2021. ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था एंड मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं क्योंकि मैंने मैथ्स ऑप्शन लिया है तो उसको बताने के लिए आई हैव टू एक्सप्लेन। तो स्कूलिंग मेरा पूरा साइंस बैकग्राउंड से हुआ है एंड मैथमेटिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा है। आई वुड नॉट से कि मतलब मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ मैथमेटिक्स में बट आई लाइक डूइंग मैथ। तो जब भी मैं जीएस की प्रिपरेशन करता था तो जब मैं उससे क्या कहते हैं एग्जॉस्ट हो जाता था तो मैथमेटिक्स मेरे को चीयर अप कर देता था। सो इसलिए मैंने मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शन चूज किया। कमिंग बैक टू माई बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड मेरा पूरा स्कूल टाइम में रहा है। उसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट किया है। वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मतलब मेजर मेरा किया हुआ है एंड उसमें काफ़ी सारा सिलेबस मैथमेटिक्स के साथ भी ओवरलैप करता है। तो इसके बाद मैंने एक साल जॉब करी थी। जॉब के टाइम पे मेरा एक टच छूट गया था मैथमेटिक्स से बट जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन एक साल बाद जॉब के करने का सोचा तो मैंने जब मैथमेटिक्स ऑप्शन का सिलेबस देखा एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे मैं कनेक्ट हो सकता हूँ और उसको मैं अच्छे से टैकल भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी मैंने स्टार्ट करने की सोची थी प्रिपरेशन तो सीनियर्स ने मुझे यही बोला था कि आपको वो ऑप्शनल चूज करना चाहिए जिसमें आप आपको पढ़ के मजा आए एंड दिस वाज वन ऑप्शनल जिसका सिलेबस भी मुझे समझ में आ रहा था और क्वेश्चन पेपर भी मुझे क्या कहते हैं काफ़ी कंफर्टेबल लगा था। बट आई वुड से कि जैसे मेरा जॉब का ड्यूरेशन था उसमें मेरा uh, मतलब एक स्टडी वाला जो एक जोन था उससे मैं काफ़ी दूर जा चुका था। तो मेरे को एक फ्रेश स्टार्ट ही करना पड़ा था। तो जो मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी वो चीज़ें मुझे दोबारा से पढ़नी पड़ी थी और बेटर तरीके से पढ़नी पड़ी थी। सो मैं आपको पूरी फ्रेश स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आई वुड तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि ऑप्शनल का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो टोटल 13 टॉपिक्स होते हैं। 7 टॉपिक्स आपके पेपर 2 में होते हैं और 6 टॉपिक्स आपके पेपर 1 में होते हैं। बट दैट डजंट मीन कि पेपर 1 ईज़ी है और पेपर 2 डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोगों को पेपर 1 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईज़ी लगता है। मेरा पेपर 1 थोड़ा-सा वीक एरिया है। बट आई वाज़ एबल टू परफ़ॉर्म above average in this attempt. So that's why I got a very good score in total. पेपर टू नॉर्मली क्या है कि उसमें थोड़ा प्रूफ्स वगैरह एंड एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो एक डिफ़िकल्ट पेपर लोगों का माना जाता है बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू बिकॉज अगर आपको सिलेबस में से थियरी पार्ट अच्छे से आपका अगर हो जाता है तो आपको मैथमेटिक्स के से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जब यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है वो बहुत ही बेसिक लेवल के पूछता है तो वो हमें समझना चाहिए कि एग्जाम का डिमांड क्या है ना कि हमें सिलेबस के साइज से देखना चाहिए। तो आई थिंक यूपीएससी के गैजेट में जो भी आता है सिलेबस वो सब आपके पास होगा तो उसको मेरे को रिपीट करने का मुझे यहाँ पे पॉइंट नहीं लगता। थर्ड क्वेश्चन है ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैंने शुरुआत कैसे की। सो मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि सिलेबस में एक्चुअली में क्या पढ़ना है और अगर मैं उसे बुक्स से कवर करने जाता तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता। तो मैंने मेरा एक फ्रेंड है जो कि अ, मेरे साथ ही प्रिपेयर कर रहा था तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि जो नोट्स होते हैं आईएमएस के वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और आपको एक मतलब वन प्लेस में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उनके जो वेंकना सर जो हैं उनके हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो कोचिंग से भी आप ले सकते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल होता है। बट दोनों में से बस ये है कि जो क्लासेस से लेते हैं हम वो महंगा पड़ता है। तो रादर देन गोइंग टू द क्लासेस
लोग प्रेफ़र करते हैं कि ज़ेरॉक्स कॉपीज़ ले लें, क्या कहते हैं, जो शॉप्स हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि नोट्स अपडेट होते रहते हैं, तो क्लासेस से लेना ज़्यादा सेफ रहेगा। बिकॉज़ अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि अ, आ, कोई नोट्स अगर मिसिंग होंगे तो वो आपको बाद में दिक्कत कर सकते हैं, और बिना बात के आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा या फिर सर्च करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप जेन्युइन सोर्स से नोट्स लें। यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, आई वुड से। अ, सो अ, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करने का ही सोचा था, क्योंकि मेरे को सिलेबस समझ में आ गया था, और मुझे लगा था कि अगर मैं अपने स्पीड से पढ़ूँगा तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा। तो मैंने नोट्स लेकर के सीधे पढ़ना शुरू कर दिया था। ये मेरी ऑप्शनल प्रिपरेशन की शुरुआत इसी तरीके से हुई थी। ये मैंने 2018 से शुरू कर दिया था। 2018 इटसेल्फ प्रीलिम्स के बाद, जब प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स के अच्छे से नोट्स बनाए थे। तो जो मैंने मतलब नोट्स में पढ़ा है, वही नोट्स से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो आई थिंक दैट अंडर 500 टू 600 पेजेस मैंने पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस अपने हैंडराइटिंग से अपने टेलीग्राम चैनल पे अ, दिया हुआ है। तो आप अगर चाहें तो वो टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो तो ऑप्शनल की बुक लिस्ट के बारे में मेरे को बात करने को बोला गया है। तो ऑप्शनल की बुक लिस्ट, मैंने ना बहुत ज़्यादा बड़ी बुक लिस्ट नहीं फ़ॉलो करी थी। कुछ लिमिटेड बुक्स हैं जो कि मैं बिल्कुल पक्का आपको क्या कहते हैं, अ, आपको मैं क्या कहते हैं, श्योर शॉट पढ़ने के लिए बोलूँगा। एक तो पीएन चैटर्जी है, जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, उसको आपको पढ़ने के लिए रेफ़र करना चाहिए। क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल से देख कर के समझ में आएँगे। और यूपीएससी का ट्रेंड ये रहा है कि वो क्वेश्चंस को वहाँ से रिपीट करता है। तो काफ़ी आपका स्कोरिंग पॉइंट वहाँ उस बुक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड है आपका राय सिंघानिया, जो कि वन अ, ये ओडीई और पीडीई जो टॉपिक्स हैं, है ना? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके लिए आपको अ, वो बुक काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। सिलेक्टिवली पढ़ना होता है, जितना यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये आपका बुक लिस्ट हो गया। इसमें बुक लिस्ट में आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा की भी बुक होती है, अ, जो जो कि मतलब मैंने इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि आईएमएस के नोट्स अपने आप में बहुत मोर देन सफिशिएंट थे। बट अगर आपको और डिटेल स्टडी करनी है तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स की भी मैंने बुक ली थी, बट मुझे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड फॉर द टाइम बीइंग बुक्स में मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि आईएमएस के नोट्स मोर देन सफिशिएंट थे। और कुछ-कुछ टॉपिक्स में आईएमएस के नोट्स और कृष्णा सीरीज़ की बुक्स बिल्कुल सेम थी। मतलब कि कृष्णा सीरीज़ की ज़ेरॉक्स करके ही आईएमएस के नोट्स बनाए गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप कुछ-कुछ जगहों पे था। तो मतलब जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स मेरे को मिल सकता था, वो आईएमएस से मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट है कि ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की? तो ऑप्शनल की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी, एक्चुअली जो मैंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने जो दिक्कत हुई मुझे, वो ये कि मैंने इतनी ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी थी हाथ से। तो मुझे क्या था कि मुझे कॉन्सेप्ट्स आते थे, बट जब मैं पेपर में लिखने जाता था, तो मुझे उसमें वहाँ पे थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता था, कि मतलब कोई मेथड मैं भूल जाता था, या फिर कोई स्टेप, क्या कहते हैं, इसके बाद क्या करना होता है, या फिर कुछ एक थिंकिंग एस्पेक्ट होता है किसी क्वेश्चन में, जो पेपर के टाइम मतलब एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में कभी-कभी नहीं समझ में आता है। बट आप वही, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद 15 मिनट बाद अगर आप उस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सवाल था। तो वो ऐसे टाइप ऑफ सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड से कि जब आपने शुरू किया है अ, पढ़ाई करना, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है, तो आप उसके एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देख लें, और उसको आप पूरा स्टेप वाइज़ लिखें, क्योंकि अ, अगर जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो था आईआईटी जेईई का, तो उसमें मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फेस करने पड़े थे। तो मेथड पे मैं ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता था।
हमें कुछ-कुछ सवालों को देख के टेक्निक समझ में आ जाती थी कि इसे कैसे सॉल्व करना है और हमारा काम काफ़ी सिंपल हो गया था। लेकिन यहाँ जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू हुई, तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्टिव एस्पेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से आपको स्टेप पे भी मार्क्स मिलते हैं। आपको सिर्फ़ आंसर के मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको वो देखना ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं हेडिंग्स लिखनी होंगी कि आप क्या चीज़ एड्रेस कर रहे हैं या फिर आप जब कोई स्टेप लिखते हैं तो आप कितना आप उसको शॉर्टन कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके ही समझ में आएगी। अ, तो आंसर राइटिंग पीवाईक्यूज़ से करें और उसके बाद मैंने आईएमएस की टेस्ट सीरीज़ ली थी और उस टेस्ट सीरीज़ में मैं 3 घंटे का पेपर टाइम पे करने की कोशिश करता था। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता था बट इवेंचुअली जब पेपर का डेट पास में आ रहा था, तो मैंने उसको 3 घंटे में करने की कोशिश करी ताकि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम सिनेरियो के हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकूँ। अ, नेक्स्ट मुझे बोला गया है कि अ, मैथ्स ऑप्शन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इम्पोर्टेंट हैं कि नहीं? तो हाँ, मैथ्स ऑप्शनल के लिए पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फेस किया है कि पीवाईक्यूज़ से डायरेक्टली क्वेश्चन कभी-कभी रिपीट हो जाते हैं और अगर एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन रिपीट ना भी हो, तो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन्स रिपीट हो जाते हैं। उससे आपको क्या है कि अगर आपने पीवाईक्यूज़ नहीं करे होंगे और बाकी लोगों ने करे होंगे, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे अगर आपको एक अच्छा रैंक या फिर एक अच्छा स्कोर लाना है मैथमेटिक्स में। तो पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर करें, चैप्टर वाइज़ करें तो मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि जो वो क्वेश्चन्स होंगे, उसको आपको पहले कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा और आपको अपने आप लिख के देखना पड़ेगा कि आप उसे कर भी पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे पीवाईक्यूज़ करते टाइम आपको टाइम लिमिट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। मैंने पर्सनली आईएमएस का ही टेस्ट सीरीज़ सब्सक्राइब किया था एंड उसके बाद मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो कि डायस हो या फिर नेक्स्ट आईएएस है, ये सारे कोचिंग क्लासेस भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज़ मतलब कंडक्ट कराते हैं। अ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ कैसे करें? तो उसका एनालिसिस ऐसा है कि आप चैप्टर वाइज़ जैसे कि आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के बाद आपको वहाँ हर एक पेपर से एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर पेपर के जो अ, आईएएस के हैं, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन और यूपीएससी का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ामिनेशन, दोनों के पेपर जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल के हैं, वो दोनों आपको देखने चाहिए और सेक्शन वाइज़ या फिर आप चैप्टर वाइज़ अगर आप क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि हाँ, 10 सेट ऑफ 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर एक में 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से सब क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या आप उसको चैप्टर वाइज़ डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं? उसके बाद आप देखिए कि यूपीएससी का क्या ट्रेंड है, कितना डीप में कोई चैप्टर में वो जा रहा है, कितना शैलो वो निकल जा रहा है, आपको किस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन्स को मार्क कर सकते हैं ईज़ी, मीडियम, हार्ड से। जब आप इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लेके हर एक में अपने हाथ से पेन से नोट्स बनाएँ कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर इसकी ट्रिक है करने की। ये सब आप नोट्स बना लेंगे तो आई थिंक कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आपके हैंड रिटन नोट्स बन जाएँगे और वो रिवीजन करने के लिए जब आप एनालाइज़ कर लेंगे पेपर को पूरा, हर एक-एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे या फिर आप कहीं से सॉल्यूशन देख कर के उसकी ट्रिक लिख देंगे, तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी रिवीजन के टाइम पे। अ, नेक्स्ट अ, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि ऑप्शनल के लिए कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए ये पर्सनल चॉइस है कि आपको ऑप्शनल की कोचिंग लेनी है कि नहीं। मेरे केस में मैंने जब सिलेबस देखा था तो मेरा काफ़ी सारा मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करिकुलम से ओवरलैप किया था। तो कुछ चैप्टर्स में मेरे को खुद से करना था और कुछ चैप्टर्स मैंने पहले से पढ़े हुए थे। तो मुझे एज़ सच कोचिंग की ज़रूरत नहीं लगी और कोचिंग कोचिंग एक ऐसा सोर्स है जिसमें आपके ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि कोचिंग की स्पीड क्या होगी। आपको अगर कोचिंग करनी होगी तो कोचिंग के हिसाब से आपको टाइमलाइन फ़ॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करने का पूरा चांस मिलेगा। तो मुझे वो फ्रीडम ज़्यादा पसंद थी तो इसलिए मैंने कोई क्या कहते हैं किसी कोचिंग क्लास में सब्सक्राइब नहीं किया।
बट अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो आपको डेफिनेटली कोचिंग या फिर कोई ना कोई गाइडेंस किसी मेंटर के साथ या टीचर के साथ लेनी चाहिए। उससे आपको शाय अवे नहीं होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट दैट। नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन बोला गया है कि ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मानिए कि मैंने इस ये वाला जो 2021 का मेंस एग्जामिनेशन था, उसके मैथ्स ऑप्शनल के लिए मैंने कम से कम 50 टू 60 टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्व करे थे। और ये मतलब लोग इससे भी ज़्यादा करते हैं, बट ये एक गुड अमाउंट ऑफ आपको एक्सपीरियंस देने के लिए नंबर है। ये एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल तो मैंने बहुत सारे करे हुए हैं, बट ये वाले अटेम्प्ट में मैंने इतने नंबर टच करे हैं। उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज में भी 2020 से लेके 2009 तक यूपीएससी सीएससी का और यूपीएससी का जो फॉरेस्ट एग्जाम है उनके पीवाईक्यूज भी सॉल्व करे थे। तो ये इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज को अगर आप लगाते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक बन जाता है। वो क्वेश्चन बैंक बनने के बाद आपका जो नॉलेज होता है वो आप एक एग्जाम रेडी कैंडिडेट बन जाते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो गैप्स को फिल करने के लिए कि आप कैसे टाइम लिमिट में डाइवर्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें और उससे आप अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं और एटलीस्ट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख सकें कि हाँ आप सही से क्वेश्चन सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर आप टाइम मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, कितने नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन में कितना टाइम देना होता है और क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर कहीं पे अगर आपने टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ कर दी तो क्या आप उसे आगे कवर अप कर पाए कि नहीं। तो ये चीज़ें टेस्ट सीरीज करके ही समझ में आएगी। और आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है तभी जब आप उसको टाइम लिमिट में करें या फिर टाइम से कम में भी कर लें। जैसे कि 3 घंटे में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल। तो उसमें आप अगर टाइम लिमिट में अगर आप 5.5 या 6 क्वेश्चन करें तो आई वुड सजेस्ट मतलब इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। कुछ कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता हो तो उसको लास्ट तक छोड़ने के लिए और आप उसे बहुत इजीली हैंडल कर पाए। मैं ऐसा ही चाहता हूँ, इसलिए टेस्ट सीरीज को मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ऑप्शनल के लिए डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए डिपेंड करता है, आपको जब थियरी स्टार्ट करनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता था कि हफ्ते-हफ्ते भर मैं मैथ्स पढ़ता रहता था, बट वो बहुत ही स्टार्टिंग का टाइम था। लेकिन एक बार आपने अगर मैथ्स पढ़ लिया, उसके बाद आपको रिवीजन और उसके अपने बनाए हुए नोट्स से आप अगर फॉलो करेंगे, तो आपका वो समय कम हो जाता है और आपका प्रैक्टिस करने का जो हाथ से आप पूरा का पूरा आंसर लिखते हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो उसके हिसाब से आप ऑलमोस्ट 50 टू 60% टाइम ऑप्शनल को आपको देना चाहिए। मैथमेटिक्स ऑप्शनल का केस तो ये है। बाकी ऑप्शनल्स का मेरे को इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैथ्स का प्रॉब्लम ये है कि वो जीएस से उसका कोई लिंक नहीं है। जब जीएस से उसका कोई लिंक नहीं होता है तो फिर हमें उसको पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होता है। एंड इस केस में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप 6 घंटे अगर आपको मैथ्स करना है, तो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को कर लीजिए। या फिर आप थियरी 3 घंटा पढ़ें और 3 घंटे का टेस्ट लिख लें, है ना? और उसके बाद आधा या 1 घंटा टेस्ट का रिवीजन या फिर उसका एनालिसिस कि आपने कहाँ पे कौन-सा क्वेश्चन गलत किया या फिर कौन से क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं आया। सॉल्यूशन देख के आपको ये समझ में आएगा कि आप अ, कोई बहुत ही सिंपल सा स्टेप होगा जो कि आपको याद नहीं आ रहा होगा या फिर आप उसे मतलब आपको फिगर आउट नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे। तो डेली मतलब 6-7 घंटे मैथ्स के लिए ठीक है। वो मोर देन 50% ऑफ द टाइम होता है। क्योंकि जीएस के लिए एज़ सच हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टैटिक बुक्स पढ़ते हैं। स्टैटिक बुक एक बार पढ़ के हो जाती है तो उसको सिर्फ रिवीजन ही करना होता है और बाकी आपका करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जीएस से कवर हो जाती हैं और ये सबके लिए सेम ही होता है। तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जीएस को दें, लेकिन मैथ्स को आप हाई प्रायोरिटी पे रखें क्योंकि मैथ्स आपको या तो लिस्ट से बाहर कर सकता है या तो आपको टॉपर्स में लेके आ सकता है, जिस जो मेरे केस में हुआ है। हर बार मैथमेटिक्स ही मेरे को क्या कहते हैं, या तो उसने मैथमेटिक्स ने डुबाया है या तो मैथमेटिक्स ने इस बार मेरे को रैंक लिस्ट में मेरे को मेरे मनपसंद सर्विस तक मेरे को पहुंचाया है। अ, फिर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ऑप्शनल कैसे चूज करें। देखिए इसके दो तरीके हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कौन-सा है।
जैसे मेरे केस में मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारा मैथ्स का कोर्स आता है। तो इस केस में मेरा डिसीज़न काफ़ी ईज़ी हो गया था क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जब मैंने सिलेबस देखा था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा वास्ट लगा और वो ऑलमोस्ट 4 इयर्स की पढ़ाई प्लस एडिशनल टॉपिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में थे। बट मैथमेटिक्स का सिलेबस मुझे इतना ज़्यादा बर्डनसम नहीं लगा। आई नो कि उसको अ, जो एक स्टैंडर्ड टाइम है, लोग बोलते हैं कि 6 से 7 महीने या 8 महीने भी लग जाते हैं कंपेयर टू जीएस वाले जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो ऑप्शनल होते हैं, उनको 4 महीने ही लगते हैं। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये एक आपका तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आपको एक स्ट्रैटेजिकली आपको कोई ऑप्शनल चूज़ करना है, तो आप उसका कोचिंग क्लास देखिए। कोचिंग क्लास देखने के बाद आप रिसोर्सेज़ देखिए। पास्ट ईयर स्ट्रेंथ्स देखें और कोई आपका सीनियर या फिर कोई मेंटर जो आपको गाइड करता है, उसको उनसे आपको पूछना चाहिए कि ये ऑप्शंस को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है? कितना आप हैंडल कर सकते हैं? क्या वो सब्जेक्ट से आप कनेक्ट भी हो पा रहे हैं कि नहीं? वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ऑप्शनल इसी तरीके से चूज़ करें। ऑप्शनल चूज़ करना काफ़ी बड़ा डिसीज़न होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब जो मैं अपने वर्ड्स बता रहा हूँ, उस पे आप ना जाएँ, बट आप थोड़ा-सा और रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद जब आपको समझ में आए कि हाँ, कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल सही है आपके लिए, तो आप किसी टीचर या मेंटर या सीनियर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। और फिर बाद में उसको एक बार आप सोच लें, फिर बाद में आप उसको मतलब उस डिसीज़न पे फिर आप दोबारा आपको रीथिंक ना करना पड़े, आपका इतना सॉलिड डिसीज़न होना चाहिए। बट अगर आपको प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में 1-2 महीना आपको ऑप्शनल चूज़ करने में लग रहा है, तो आपको बेशक वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ऑप्शनल के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएँ? देखिए मैथ्स मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो एक तरीके से मेरा जो पढ़ाई का शेड्यूल होता था, वो एक स्ट्रेस बस्टर के टाइप में क्या कहते हैं, काम आता था। तो मुझे पता था कि जब मुझे मैथ्स बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना है, तो मैंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। करीबन 8-8 घंटे भी क्या कहते हैं मैं मैथ्स पढ़ता था ताकि क्योंकि मुझे सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना था। मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे, तो मैंने उसे बहुत तेज़ी से फटाफट पढ़ा। जो समझ में आया, समझ में आ गया, जो नहीं आया उसको मैंने बाद के लिए छोड़ दिया। बट थियरी पार्ट मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी। बट जब मेरे को मैथमेटिक्स सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 50 टू 60% टाइम ऑफ द डे मैथमेटिक्स के लिए रखा। उसमें मैं क्वेश्चन पेपर अ, जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, पीवाईक्यूज़ के अलावा हमारे पास थियरी पार्ट होता है, ये सब पढ़ के मैं उसे वेरी करता रहता था। कभी मुझे थियरी ज़्यादा पढ़नी होती थी, तो मैं टेस्ट नहीं सॉल्व करता था और किसी दिन मेरे को टेस्ट बहुत ज़्यादा सॉल्व करने का मन करता था, तो मैं किसी दिन 2 टेस्ट भी कर लेता था। बट मेरे को कभी अगर मैं 3 टेस्ट भी मैथ्स के कर लेता था, तो एक थकान ज़रूर हो जाती थी पूरे दिन की, लेकिन मतलब मैं ऐसा नहीं होता था कि मैं बोर हो गया, मुझे और करने का मन करता था। मेरे को मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता था। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। जीएस के साथ-साथ आपको मैथ्स सँभालना है, तो आप ये ना करें कि आप मैथ्स ही पढ़ते रह जाएँ। कभी किसी दिन आपने सिर्फ मैथ्स पढ़ा है, तो अगले दिन प्लीज़ जीएस को आप नेग्लेक्ट ना करें, आप जीएस को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम दें। तो शेड्यूल आप अपना फ्लेक्सिबल रखें मेरे हिसाब से क्योंकि मैं वैसे रखता था और जब मेरे को ये लगता था कि हाँ, मैथ्स मैंने काफ़ी दिन पढ़ लिया है, तो मैं ये सोचता था कि जीएस का भी अब पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, वहीं पे जीएस 1, 2, 3 को मिला कर के 750 मार्क्स का है, एसए का भी वेटेज है और एथिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो सबको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं सब नंबरों से आपकी रैंक डिसाइड होगी। नेक्स्ट है कि ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाने चाहिए नहीं या नहीं? देखिए मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है मैंने जैसे अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर किया है, उसमें मैंने अपने नोट्स डाले हुए हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ उसे यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए ही है। और अगर आपको कोई और टॉपर के अगर आपको नोट्स देखने हैं तो कनिष्क कटारिया सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। वो 2018 के टॉपर हैं मैं उनके ही क्या कहते हैं कॉलेज से हूँ। तो मैं मतलब उनके नोट्स से मैं मतलब मैंने अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है कि अ, उनके नोट्स में
काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने टॉपिक्स कवर करे हैं विद एग्ज़ाम्पल। तो ये आपके ऊपर है कि आपको जो आप नोट्स नहीं बनाएँ, तो क्या आप उसको दूसरे के नोट्स से पढ़ के आप उतना ही आउटपुट ला सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे में। तो उससे कुछ डिपेंड नहीं करता कि आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, किसी दूसरे के नोट्स आपने फॉलो करे हैं। तो आप ये देखिए कि आपके पास टाइम कितना है। बट आई वुड सजेस्ट अगर टाइम है तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाएँ क्योंकि अपने हाथ का लिखा हुआ बहुत अच्छे से लोगों को याद रहता है। हुँ। ऑप्शनल का रिवीजन कैसे करें? देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसे ज़रूर 7-8 महीने लगते हैं कंप्लीट करने में। लेकिन उसका रिवीजन इतना फ़ास्ट होता है कि आप 1 दिन में या फिर आधे दिन में रिवाइज़ कर सकते हैं। और कंपेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो होते हैं ऑप्शनल के, उनको एटलीस्ट अ, आई वुड से कि 1 वीक जैसा लगता है। तो मैथमेटिक्स का ये एडवांटेज है कि आपको फ़ॉर्मूला शीट बनानी है या फिर आपको पर्टिकुलर चीज़ें जो आपको याद नहीं होती हैं, जो आपको बार-बार याद करनी पड़ेंगी, वो चीज़ें आप एक पर्टिकुलर जगह पे लिख सकते हैं और उसे आप बार-बार देखते रहें जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। रिवीजन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने टेस्ट सीरीज़ देने के बाद आप पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्वेश्चन्स या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपने जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो टॉपिक्स को छोड़ के जो आपके नहीं हुए हैं, वो वाले टॉपिक्स के ही आप पढ़ें, तो हो सकता है कि आपका 50% ऑफ रिवीजन का वर्कलोड कम हो जाए। मेरा यही सजेशन है क्योंकि मैथ्स पढ़ने का यही तरीका है कि आपको पढ़ के नहीं, आपको लिख के प्रैक्टिस करके ही आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपने थियरी समझ लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको एप्लीकेशन करना है पेपर में, टेस्ट सीरीज़ में और आपको होम प्रैक्टिस में। ऑप्शनल के लिए नोट्स कैसे बनाएँ? ऑप्शनल के लिए आप नोट्स इस तरीके से बनाइए कि आप सबसे पहले तो आपको क्राइटेरिया रहना चाहिए फ़ॉर्मूलाज़ क्योंकि फ़ॉर्मूलाज़ आपको एक जगह पे दिखेंगे तो आप उसे रिवाइज़ फ़ास्ट कर पाएँगे। दूसरी चीज़ है कुछ थियरीज़ होती हैं जैसे कि अ, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है जो कि स्टैटिक्स और डायनामिक्स में है। तो उस चीज़ को आपको एड्रेस करने के लिए कोई कई सारे क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे स्ट्रिंग कैटेनरी हो गया और ये उसमें क्या है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थियरीज़ हैं। या फिर आपका मैकेनिक्स में आपका जो हैमिल्टन इक्वेशन होता है और जो लैग्रैन्जियन इक्वेशन होता है, ये सबको सॉल्व करने के लिए मतलब आप शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आप एक बार पढ़ें और आपको समझ में आ जाए। जैसे कि ओडी, पीडी है, तो उसमें क्या है पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स हैं कि इस तरीके का ओडी होता है तो ये मेथड यूज़ करना होता है। किसी और तरीके का पीडी होगा तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करना होगा, चारपेट मेथड यूज़ करना होगा। तो उन चीज़ों के आप नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको जस्ट आपको पेज खोलना है, वो देखना है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को इस तरीके से लगाना है और उसके बाद आप तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर पाएँ और आप सही से कर पाएँ, इस तरीके के नोट्स आपके होने चाहिए। बाकी आईएमएस अपने आप में नोट्स हैं बट वो काफ़ी बल्की हो जाते हैं, तो उससे आपको छाँट के नोट्स बनाना चाहिए। नहीं बना सकते या टाइम नहीं है, तो आप मेरे नोट्स पर कर सकते हैं। मेरे नहीं करने हो तो कनिष्क कटारे सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। ऑप्शनल में कौन-सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल का मैं बता सकता हूँ कि आपको प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी तो आपका मैथ्स ऑप्शनल हुआ ही नहीं, आप ये समझिए। तो आपको टॉपिक खत्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स को कॉपी डाउन भी कर सकते हैं बट आप ये कोशिश करिए कि आप उससे कुछ सीखें और आप बिना देखे अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो टॉपिक आपका अच्छा हो गया, ये आप समझ सकते हैं। तो ये मिस्टेक है कि प्रैक्टिस ना करना पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप हो सकता है कि आपको मैथ्स के सब कॉन्सेप्ट आते हों, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपको उसमें ये करना पड़ेगा कि आपको जो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर किसी में 10 हैं, तो हो सकता है 10 लिखने की वज़ह से आपका टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो आप उसे कोशिश करें कि कुछ स्टेप्स आप ना लिखें। मतलब जैसे कि अगर हमने कहा कि हमें क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो उसमें क्या है कि कभी अगर कॉम्प्लेक्स अ डिफरेंशियल वाला फॉर्म आ जाता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है साइन कॉस वाले जो फंक्शंस होते हैं उनको अगर हमें क्या कहते हैं उनका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि आप शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप पीडी में अपना कैनोनिकल फॉर्म होता है, तो कैनोनिकल फॉर्म में आप ये देख सकते हैं कि आप
कोई भी वेरिएबल ऐसे u ऑफ एक्स वाई सबस्क्रिप्ट में लिखें या फिर डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई इस तरीके से लिखें, तो आपको राइटिंग कितनी करनी है, आपकी स्पीड कितनी है और आप कितना क्लैरिटी के साथ लिख सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ मैंने बोली प्रैक्टिस ना करना, ये मिस्टेक है। दूसरी चीज़ है कि टाइम ठीक से मैनेज ना करना। और तीसरी चीज़ है जो कि मेरे से पर्सनली रिलेटेड है, बट हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई टारगेट रखा अ, without knowing the nature of the question paper या फिर the difficulty level of question paper, तो आपको ये हो सकता है कि अगर आपने कंपलसरी में से 5 में से अगर 3 नहीं करे, तो हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द पेपर में ही मोरल डाउन हो जाए। तो आपको ये देखना है कि पेपर 250 नंबर का होता है और 250 में से 250 कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता है। तो आपको मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ करने के लिए अगर आपको कंपल्सरी क्वेश्चन में से पाँचों नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे 200 नंबर का और है और उसमें से आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो आपको ये एक जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है, उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ये 3 मिस्टेक्स हैं जो मैंने करी और मैंने इसे इम्प्रूव करा। जब मैंने इम्प्रूव किया तो मेरा मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूव हो गया और नॉलेज वाइज़ मेरे पास कोई कमी नहीं थी। बट ये था कि मैं कोई भी क्वेश्चन देख के डरूँ नहीं, इसके लिए मैंने प्रैक्टिस करी थी और जब मैंने हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी, तो मेरे को किसी भी क्वेश्चन को देख के एक घबराहट नहीं होती थी और मैं उसको बिंदास रिस्क लेकर के कर देता था और वो सॉल्व भी हो जाते थे। एक्चुअल पेपर की बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए ताकि आप मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस ला सकें और सब्सटेंशियली आप अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें, मैं तो यही चाहता हूँ। अभी मेरे को जो पहले से बताए क्वेश्चंस थे वो मैंने एड्रेस कर लिए हैं। अब मैं चैट में से आपके क्वेरीज़ को देखता हूँ। सो आप अपने क्वेरीज़ लिखते रहें, मैं किसी की भी क्वेरी ना छोड़ूँ, मेरी कोशिश रहेगी। अगर मैंने गलती से छोड़ दी तो आप प्लीज़ रिपीट कर दीजिएगा मैसेज। तो मैं डेफ़िनेटली सारे के सारे डाउट सॉल्व करके ही सेशन एंड करूँगा। एस्से की स्ट्रैटेजी क्या है? मैंने एक पहले भी एक सेशन दिया हुआ है एस्से के रिलेटेड। तो आई थिंक कि यहाँ पे वो रेलेवेंट है कि नहीं, आई डोंट नो। अभी मैथमेटिक्स पे फ़ोकस करते हैं प्लीज़। एस्से का क्या कहते हैं आप बाद में देख लीजिएगा, है ना? मैंने इसी चैनल पे मैंने क्या कहते हैं अपना एक सेशन दिया था, तो उसमें मैंने एथिक्स के ये एस्से के बारे में बात करी थी, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सर दिस ईयर आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, अभी तक मेंस की तैयारी नहीं हुई है, कोई खास प्लीज़ गाइड मी हाउ टू अप्रोच फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। देखिए टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको बहुत ही लिमिटेड अप्रोच बताऊँगा। आपको क्या करना है कि अगर आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार हैं, तो आप उसे अ, रेफ़र करके पीवाईक्यूज़ ज़रूर सॉल्व कर लें। बोथ आईएफओएस और आईएएस दोनों के क्या कहते हैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं पेपर 1 एंड 2। कुछ-कुछ टॉपिक्स जो फॉरेस्ट में होते हैं वो क्या कहते हैं हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते, जैसे कि साइलोज़ थ्योरम टाइप का जो होता है मॉडर्न अलजेब्रा में, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ अ, टॉपिक्स हैं जो कि नहीं हैं यूपीएससी, सीएसई में। तो वो आप देखें कि आप अगर आपने फॉरेस्ट के पीवाईक्यूज़ देखना शुरू करें और आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड ही पता लग जाए, तो आप उससे घबराएँ नहीं। आप ये देखें हो सकता है कि सिलेबस में ओवरलैप नहीं है। तो उसको आप पीवाईक्यूज़ करें, उसके साथ-साथ आप टेस्ट सीरीज़ करें। आप टेस्ट सीरीज़ जैसे आपके पास टाइम इतना नहीं है, तो आप ये टारगेट रखें कि 10 से 15 टेस्ट लिखें, है ना? वो पेपर 1, पेपर 2 कंबाइंड है, मतलब 16 टेस्ट लिख लें, 8 टेस्ट पेपर 1, 8 टेस्ट पेपर 2 के और आप ये करें कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ, है ना? इतना ही आप टारगेट रखिए क्योंकि इतना ही लिमिटेड चाहिए और थियरी प्लीज़ आप सारी की सारी देख लें, कुछ नया नहीं पढ़ें, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ, कोई चीज़ बहुत टाइम से आपने छोड़ी हुई है और आप जैसे कि फ्लूइड डायनामिक्स लोग छोड़ देते हैं, तो उसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आते हैं और वो बहुत ईज़ी पूछे जाते हैं। तो नाउ इज़ द राइट टाइम टू कंप्लीट दोज़ रिमेनिंग टॉपिक्स जिससे जिसे आपने लास्ट के लिए छोड़ दिया हो। तो उससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट वो कंपल्सरी क्वेश्चंस को आप एड्रेस कर पाएँगे। अ, यही क्या कहते हैं आपका टारगेट रहना चाहिए। ये बेसिक लेवल स्ट्रैटेजी है। भाई आपके आईआईटी जेईई में रैंक क्या आई थी? ये तो बहुत पुरानी बात है। 2012 जेईई का एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो मेरी रैंक 812 थी और
उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है, तो मेरा परफॉर्मेंस केमिस्ट्री में कम था और फिजिक्स का मैथ्स में मोर देन एवरेज था। सर, हाउ मच टाइम इट टुक यू टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स? प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना तो वो तो स्टैंडर्ड है कि आप 1 साल लगाते हैं। तभी क्या कहते हैं, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपको न्यूज़पेपर अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं या फिर आप स्टैटिक पोर्शन सब पढ़ रहे हैं, ये सब आप अ, पढ़ें और एक कंसिस्टेंसी बना के रखें कि आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन भी पढ़ रहे हैं और साथ-साथ अपना ऑप्शनल का प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स की डेट से 3 महीना पहले आप ऑप्शनल खत्म कर लें, तो 1 साल का टाइम ऑप्शनल प्लस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। कौन-सा अटेम्प्ट था सर आपका? ये वाला मेरा 2021 का 4th अटेम्प्ट था। 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। 2018 में मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया था। 2019, 20 और 21 में तीनों में मैंने इंटरव्यू तक अ, क्या कहते हैं, प्रोसेस को कंप्लीट किया एंड दिस टाइम मेरी फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया है। प्लीज शेयर द जनरल टाइमलाइन फॉर दोज अटेम्प्टिंग फॉर मेंस 2023 इंक्लूडिंग द रिवीजन पार्ट एज वेल एज टेस्ट सीरीज। सो आई थिंक ये मैथ्स के रिस्पेक्ट में मैं इसे एड्रेस कर सकता हूँ। तो आप ये करिए कि आप थियरी पार्ट और जो आपके पीवाई क्यूज हैं इस पे आप फोकस करें। टेस्ट सीरीज आप थोड़ा बाद के लिए छोड़ सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 10 to 20 टेस्ट दे दें, मतलब 10 पेपर वन के और 10 पेपर टू के, इतना 1 साल के ड्यूरेशन में बिफोर प्रीलिम्स। और जब मेंस शुरू होगा तो आपको फिर बहुत फास्ट आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, तो आप उस एस्पेक्ट में आप ग्रिप बना लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख पाएँ, मेरा ये सजेशन रहेगा। क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम बोल दिया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएँ और किसी टॉपर के नोट्स आप रेफर कर सकते हैं, बट आपके नोट्स आपके सबसे ज़्यादा काम आएँगे। तो आप उस चीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं। सर, व्हाट मिस्टेक्स यू डिड इन दिस 3 अटेम्प्ट सो दैट वी कांट रिपीट? हाँ, ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये था कि प्रीलिम्स मेरा अच्छे से हुआ नहीं था। मुझे ये नहीं पता था प्रीलिम्स को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, तो पेपर 1 में मेरे बहुत कम नंबर आए थे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी होती है, वो मैंने कभी सुनी नहीं थी, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मुझे उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। तो वो चीज़ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से मैंने सीखी थी। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये सीखा कि मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन मेरी इनफ नहीं थी। तो ऑल्दो मेरे मतलब एक डिसेंट नंबर आ गए थे, अबव एवरेज थे, बाकी ऑप्शनल्स के कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छे थे। तो लेकिन मेरा जीएस वीक था। अब जो मैं जीएस में मेहनत करता, वो मैं सोचता था कि मैथमेटिक्स में मेहनत कर लूँ, बट एक लिमिट होती है आपको मैथमेटिक्स में कवर अप करने की। तो आपको जीएस और मैथमेटिक्स दोनों को बराबर समय देना चाहिए, ये मेरा अ, सेकंड अटेम्प्ट में ये सीख थी। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ये प्रॉब्लम हो गया था कि मैथमेटिक्स ऑल्दो मेरे को बहुत अच्छा आता था, बट एक एक सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि मुझे 250 में से 250 अटेम्प्ट करने हैं, उसकी वजह से जब मेरे को पेपर का पहला क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, तो वहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो उसकी वजह से जो मेरे को मैथ्स में 300 नंबर लाने का टारगेट था, वो 300 नहीं, वो 250 से भी नीचे नंबर आए। तो वहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अगर 2020 अटेम्प्ट मेरा जो तीसरा अटेम्प्ट है, उसमें मेरे अगर 300 मार्क्स आ जाते, तो मुझे अपना डिज़ायर्ड सर्विस मिल जाती। फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने ये सारी कोई चीज़ें नहीं करी, मैंने कॉन्सेप्ट सिंपल रखे कि मुझे लिमिटेड लिमिटेड टाइम में मुझे क्वेश्चंस करने हैं और अच्छे से लिखना है। अ, ऐसा नहीं कि साफ हैंडराइटिंग में लिखना है, बट एक अंडरस्टैंडेबल, एक नॉलेजेबल मैथमेटिक्स का एस्पिरेंट जो लिख सकता है, वो मैंने अपना कोशिश किया कि मैं बेस्ट से बेस्ट लिख सकूँ। तो उसमें मैंने डायग्राम्स अच्छे से बनाए, हेडिंग्स अच्छे से लिखे, अच्छे से आंसर को बॉक्स बनाया और कहीं कहीं पर भी जो स्टेप्स मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करने थे, तो वो मैंने एक्सप्लेन करे, थ्योरम्स लिखे, ये सारी चीज़ें करके मैंने कोशिश करी कि मेरा जो आंसर हो, वो किसी और के आंसर से स्टैंड आउट करे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने नहीं करी थी। एक और मिस्टेक थी जो कि हो ड्यूरिंग द होल ऑफ ड्यूरेशन, कि मैंने पीवाईक्यूज़ पे सिर्फ़ इसी अटेम्प्ट पे ध्यान दिया। मैंने पहले पीवाईक्यूज़ को इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था, तो ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था। प्लीज़ आप लोग
जब भी आप कोई भी टॉपिक खत्म करें, जैसे 13 टॉपिक्स हैं, तो एक टॉपिक खत्म करने के बाद आप प्लीज़ पीवाईक्यूज़ ज़रूर देखें। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ देख लें और ये देख लें कि क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। सर आपको टोटल कितना टाइम लगा सिलेक्ट होने तक? ब्रो मुझे टोटल बताएँ तो 5 साल के अराउंड लग गया सिलेक्शन तक आने में। अ, और जर्नी काफ़ी लंबी थी बिकॉज़ मैंने कुछ-कुछ अटेम्प्ट्स में वैसी मिस्टेक करी जो कि मैं अवॉइड कर सकता था। बट समहाउ कहीं पे मैंने सही टाइम पे गाइडेंस नहीं ली और कहीं पे सही टाइम पे मुझे गाइडेंस दी नहीं गई। तो वो सब कुछ मिल-जुल के एक्चुअली अ टाइम का जो मेरा टाइम खर्च हुआ, उसका जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी मेरी थी। तो आप ये ध्यान रखें कि अ, आप ये ना सोचें कि मैंने 5 साल में किया तो आपको भी टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप राइट गाइडेंस और राइट अप्रोच रखेंगे, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत आराम से हो सकता है। हेलो सर, मैंने अभी शुरू किए है प्रिपरेशन, प्रेशर है इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूँ? अ, ये तो वैसे काफ़ी जनरल क्वेश्चन हो गया कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूँ? मेरी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और लेकिन इसको इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर को आप आधे घंटे में ना पढ़ें, आप 3-4 घंटे में पढ़ें और कोई भी वर्ड अगर आपको दिखे तो आप उसको गूगल करके उसका मीनिंग समझ लें। आपको ये एक्सरसाइज़ करीबन 3 से 4 महीने करनी पड़ेगी डेडिकेटेडली। अगर आपका जीएस का टाइम भी आपको कम मिल रहा है कि जनरल स्टडीज़ के बुक्स नहीं पढ़ पा रहे या फिर मैथ्स भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आप इस पे फ़ोकस करें। डेफ़िनिटली आपको 6 महीने या मतलब 6 महीने बहुत लंबा टाइम मैंने बोल दिया। 3-4 महीने में ही आपको रिज़ल्ट पता लग जाएगा। आपका इंग्लिश में इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कभी आपकी प्रॉब्लम थी। सर मंथली मैगज़ीन्स या मेंस 365 अगर आपके पास टाइम है तो मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़ें और अगर टाइम नहीं है तो आपको मेंस 365 पढ़ना ही पड़ेगा। बट विद अ कॉशन मेंस 365 एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो जस्ट एक रिविज़न मटीरियल है। आप एक्चुअली में पूरा साल क्या पढ़ते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज बेस क्या है। क्योंकि एक बार के पढ़ने से आपके माइंड में रिटेंशन नहीं होगा। वो मैं खुद भी अगर मैं करूँगा तो मुझे भी नहीं याद रहेगा। तो मंथ में थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेके पूरा साल मेहनत करने के बाद मेंस 365 काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। सो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड? मोटिवेशन का सिर्फ़ एक ही सोर्स है कि आपको एक आपने सपना जो देखा हुआ है, वो सपना आप किस हद तक आप अपना हार्ड वर्क कर सकते हैं। और जब आप कभी लो फ़ील करें तो आप अपने फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स से आप बात करें। लेकिन आप ये देखें कि जो सामने वाला इंसान है वो क्या आपको रियली में आपके प्रिपरेशन अ, के चलते आपको क्या कहते हैं सपोर्ट करना चाहता है कि नहीं। तो उन्हीं लोगों से बात करें और जो डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहें। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसे इंसान से बात करी जो कि खुद ही परेशान है और खुद ही क्या कहते हैं लाइफ को पेसिमिस्टिक एटीट्यूड से देखता है, तो डेफ़िनिटली आप जिससे पॉजिटिव वाइब लेने जा रहे हैं, शायद आप किसी गलत इंसान से लेने जा रहे हैं। और एक सेल्फ मोटिवेशन का तरीका तो आपको सपना देखना और धीरे-धीरे छोटे-छोटे टारगेट्स बना के उसको पूरा करने से ही होता है। तभी आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं और ये एग्ज़ाम एक मैराथन है, तो मैराथन में हम स्टार्टिंग में तेज़ दौड़ के बाद में हम थक नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कंसिस्टेंटली थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई करके सिलेबस को पूरा करना चाहिए और स्टेप वाइज़ जाना चाहिए। अगर आपको लगे कि एक ही बार में अगर आप किसी दिन में आप बैठ के सोच रहे हैं कि अरे! इतना सारा सिलेबस बचा है, पॉलिटी बचा है, हिस्ट्री बचा है, फिर मैथमेटिक्स बचा है, मैथमेटिक्स में ये बचा है, वो बचा है। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा ना सोच के, उसको आप एक पेपर पे लिखिए कि आपको कितनी चीज़ें आपकी बची हुई हैं और आप उसको स्टेप वाइज़ एक प्लान के हिसाब से करें कि हाँ, 1 हफ्ते में मुझे पॉलिटी कंप्लीट करना है। 2 हफ्ते तक मैं मैथमेटिक्स के ये 3 चैप्टर कर लूँगा या कर लूँगी। इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, छोटे टारगेट्स बना के। सर मेरे पास विज़न जीएस कंप्लीट लेक्चर बट वो एवरी 3 लेक्चर 3 आवर्स उसके लिए कैसे पढ़ें 2024 के लिए? देखिए जो लेक्चर है ना आपका 3 आवर का, वो आपको ये बताएगा कि आपको पढ़ना कैसे है ना? तो आप वो 3 आवर का लेक्चर या तो आप 3 आवर का लेक्चर देख के उससे नोट्स बना सकते हैं
और या तो आप 3 आवर लेक्चर कंटिन्यूअसली देख के उसे समझें और उसके बाद फिर बाद में जो उन्होंने पढ़ाया है उसकी किताब आप उठा के उसे कंप्लीट करें। तो यही तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर विजन का जीएस आपने कोर्स लिया हुआ है, तो 2024 का अटेम्प्ट आपको करना है तो आपके पास आई थिंक 2 इयर्स का टाइम है। तो 2 इयर्स का टाइम काफ़ी लंबा होता है। इसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हैं। आप अपने आप को मतलब आप सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। आप ऑप्शनल पे भी फ़ोकस कर सकते हैं कि आपको ऑप्शनल मैथमेटिक्स लेना है कि नहीं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई अगर आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप किसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर रिसोर्स है आपके पास या फिर अगर आपको मार्केट से कहीं से कुछ रिसोर्स मिलते हैं तो आप ऑप्शनल के लिए डेडिकेटेडली कुछ समय 2-3 महीना दे सकते हैं कि आप पढ़ के देख लें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आई थिंक 2 साल के लिए तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो आप धीरे-धीरे पढ़ाई करें और आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने कोचिंग ली थी सेल्फ स्टडी, तो मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे अपने पेस पे पढ़ना अच्छा लगता था और मेरे को जितना पढ़ना था, जो टॉपिक्स मेरे वीक थे, उन्हीं पे मेरे को फ़ोकस करना था। तो मुझे लगा था ये कोचिंग एक सेट पैटर्न से पढ़ाता है, वो सबके लिए पढ़ाता है। तो वो बहुत ही सिंपल करके, बहुत बॉयल डाउन करके इन्फॉर्मेशन देता होगा, तो इसलिए मैंने खुद से प्रिपेयर करने का सोचा। हाँ, लेकिन टेस्ट सीरीज़ मैंने ज़रूर ली थी। टेस्ट सीरीज़ किसी कोचिंग क्लास से लें, कोई ट्रस्टेड कोचिंग क्लास से लें क्योंकि उन्हें पता होता है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन्स पूछता है। और वो आपको एक सिनेरियो, एक सिमुलेशन आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में आप सरप्राइज़ फ़ील ना करें। सर हिंदी मीडियम से हूँ, कौन-सी मैगज़ीन पढ़नी चाहिए? हिंदी मीडियम की आई थिंक ये दृष्टि बहुत फ़ेमस है और विज़न भी क्या कहते हैं हिंदी में डॉक्यूमेंट निकालता है। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर आपके पास समय हो तो आप इंग्लिश का कंटेंट पढ़ें क्योंकि उसका उसके न्यूज़पेपर्स और उसके रिसोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी लोग इंग्लिश में देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दें, आप हिंदी मीडियम में दें, लेकिन आप एटलीस्ट ये कर लें कि आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं जो कि आप हिंदी में आप उसका अनुवाद नहीं कर सकते, तो आप उसको जैसे कि एनलाइटनमेंट है, तो एनलाइटनमेंट का अगर मैं हिंदी अनुवाद नहीं कर पा रहा सपोज़, तो मैंने हिंदी मतलब देवनागरी में ही क्या कहते हैं एनलाइटनमेंट लिख दिया। तो इस तरीके से कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, उनको आपको जस्ट सीखना है। अगर आपके एक बार दिमाग में वो बैठ गया, तो आप हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि वो अगर आपकी मदर टंग है, तो आपको उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर कंटेंट को आपको फॉर्मेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डिड यू फॉलो योर हॉबी ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन? जनरली मेंस तक काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता था स्टडी शेड्यूल, तो मैं नहीं कर पाता था। बट मेंस के बाद मैं अपनी हॉबीज़ फॉलो कर पाता था। मेंस और इंटरव्यू के बीच में काफ़ी टाइम मिलता है, करीबन 70-75 दिन मिलते हैं, तो उसमें मैं हॉबीज़ फॉलो कर सकता था। और बाकी टाइम में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। व्हिच कोचिंग डिड यू जॉइन? मैंने कोई कोचिंग नहीं जॉइन करी थी। मैंने सिर्फ़ कोचिंग के नोट्स लिए थे। आईएमएस के जो हैंड रिटन नोट्स थे वेंकटनाथ सर के, वो लिए थे। तो उससे मेरा काफ़ी अच्छा एक ओवरव्यू मिल गया था मुझे मैथमेटिक्स क्या होता है। तो उससे क्या हुआ कि मुझे एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया था और ओवरव्यू मिलने के बाद फिर बाद में मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, वो मेरे लिए फिर ईज़ी हो गया। अ, उन्होंने एक और सवाल पूछा है, व्हाट वुड बी बेस्ट एडवाइस फॉर आवरसेल्फ? अच्छा, आप अगर आपको मैथमेटिक्स से अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो आप डेफ़िनेटली कोचिंग करें क्योंकि कोई गाइडेंस मिलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंट हैं, तो आप एटलीस्ट नोट्स लेके आइए। नोट्स अगर आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसके ऑनलाइन लेक्चर्स देख लें और जब आपको उससे भी काम नहीं बन रहा है, तब आप फुल फ्लेजेड कोचिंग जॉइन करें। और कोचिंग में आईएमएस क्या कहते हैं, उसका काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ से बहुत फेमस है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वही एक कोचिंग क्लास है, और भी बहुत सारे कोचिंग क्लास हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप किस शेड्यूल में पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके के क्लासेस का रूटीन रहता है, वो सब कंसिडर करके आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अ, ऑल्सो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि उन लोगों ने कैसे किया होगा। IMS notes surface apart from OD, PD and analytical geometry. Uh,
नहीं, आईएमएस नोट्स आपको थियरी बता देंगे, ओडी, पीडी और एनालिटिक ज्योमेट्री के लिए। लेकिन आप प्लीज़ जो मैंने बुक्स बताई हैं 2, पीएन चैटर्जी की एनालिटिकल ज्योमेट्री और ओडी, पीडी के लिए राय सिंघानिया। ये दोनों बुक्स में आप सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर देखें, आपको काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा और उतना ही देखें जितना यूपीएससी सिलेबस में है, आप उससे बाहर ना निकलें। फॉर ऑप्शनल इज़ कोचिंग मैंडेटरी? अ, मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं है, मैंने खुद ने कोई कोचिंग नहीं करी है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड योर कंसिस्टेंसी कि आप सिर्फ नोट से पढ़ के क्या आप सिलेबस टाइम की कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं और उसके बाद क्या आप टेस्ट सीरीज एक डिसिप्लिन के साथ दे सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपको कोई कोई पर्टिकुलर गाइडेंस देने के लिए कोई टीचर या फिर कोई मेंटर चाहिए, तो आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। या फिर आप टेस्ट सीरीज घर पे आप शांति से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी एनवायरनमेंट में जाके देंगे, तो कोचिंग क्लासेस वहाँ पे काम आती हैं। हाउ टू स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड अवॉइड एंग्जाइटी? आई थिंक डे ड्रीमिंग का तो सॉल्यूशन ये है कि आपको ये देखना है कि रियलिटी में क्या चल रहा है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो शायद डे ड्रीमिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपके पास खाली टाइम है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आप ये करें कि आप एक शेड्यूल बनाएँ। दिन में उठने से पहले आप ये सोचें कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जब आप ये बना लेंगे, उसके बाद आप उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें और आप कोशिश करें कि आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको कम से कम करें और डे के एंड में अगर आपने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, जो छोटे-छोटे टारगेट्स कि लक्ष्मीकांत के 10 पेज पढ़ूँगा मैं, स्पेक्ट्रम के 20 पेज पढ़ लूँगा, इकोनॉमी के क्या कहते हैं, मृणाल सर के नोट्स के मैं 50 पेज पढ़ लूँगा। इस टाइप का आपने टारगेट बना के जब आपका दिन खत्म हो गया, उसके बाद आप चिल मारने के लिए आप अपना सेल्फ टाइम क्या कहते हैं स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपने अपना डे का टारगेट कंप्लीट नहीं किया, तब तक डे ड्रीमिंग का कोई पॉइंट नहीं है। और आपको ये देखना है कि आपके पास एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स के रिलेटेड सिलेबस है, कंटेंट है, सब कुछ है आपके पास, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और आपको उसे कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप डेडिकेटेडली आप उस चीज़ को करें। एंग्ज़ायटी अवॉइड करने के लिए आप ये कोशिश करें कि आप छोटे-छोटे टारगेट्स बनाएँ। छोटे टारगेट्स बनाने से आप ओवरवेल्म नहीं हो जाते क्योंकि ये जीएस का और मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आपने वन शॉट में अगर आपने पूरा सिलेबस देखा तो आपको डेफ़िनेटली आपको क्या मुझे फिर से एंग्ज़ायटी होने लग जाएगी। तो आप उसको स्टेप वाइज़ देखें, छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ें सिलेबस को और फिर बाद में उसे टैकल करें। हाउ टू कंट्रोल माइंड? अ, माइंड किस सेंस में कंट्रोल करना है उस पे डिपेंड करता है। अगर एंग्ज़ायटी है तो एंग्ज़ायटी का मैंने बोल दिया है। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है तो शायद आपको कहीं साइलेंट जगह पे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको नॉइज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहले आप अ, क्या आप खुद अंदर से परेशान हैं या फिर आप बाहर के एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से आप एक बहाना ढूँढ रहे हैं कि हाँ, हम ध्यान नहीं दे पा रहे पढ़ने का। या तो आपको पढ़ाई में शायद मन नहीं लग रहा होगा, तो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता था, बट मुझे पॉलिटी इतना अच्छा नहीं लगता था। मेरे को हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था, बट एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। तो मैं अच्छे टॉपिक्स पहले करता था, उनको स्ट्रॉन्ग कर लेता था और जब मेरा ऐसा होता था कि मेरे पढ़ाई का एक मोमेंटम बन जाता था, जैसे 1 डेढ़ घंटा मैंने लगातार पढ़ लिया, तो उसके बाद कुछ भी पढ़ने के लिए अगर मैं बैठ जाता था, तो पढ़ लेता था। तो मैंने मॉडर्न पढ़ा, मॉडर्न से मेरा एक मोमेंटम बना, उसके बाद मैंने एंशिएंट और मिडिएवल की किताब उठा कर के उसको भी पढ़ा। तो वो एक मोमेंटम में मेरा वो भी हो गया। तो माइंड को कंट्रोल करने का तो इस तरीके का मैंने मेथड यूज़ किया था। सर, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर क्लास 12? क्लास 12 के बाद आपको प्रिपरेशन एकदम पहले आप कॉलेज जॉइन करें, एक लाइफ का पर्सपेक्टिव लें कि आपको एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है। क्योंकि सिर्फ ये देख के कि यूपीएससी में मतलब आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको आपका एक मैच्योर डिसीजन होना चाहिए, आपका सपना आपका खुद का होना चाहिए। किसी के ऊपर फ़ोर्स किया हुआ सपना वो क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद उसको सस्टेन करना। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको आपका पूरा का पूरा डिसीज़न खुद का होना चाहिए। उसके लिए आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 12th के बाद प्लीज़ तुरंत नहीं शुरू करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक तब भी है, तो आप प्लीज़ न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आप सिर्फ़ यूपीएससी के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। सर, मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है?
हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि कैलकुलेटर से ही सॉल्व होते हैं। तो आपको कैलकुलेटर भी किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करना है, कहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं, ये भी आपको डिसाइड करना होगा। वो धीरे-धीरे आपको टेस्ट सीरीज़ के प्रैक्टिस करने से आएगा। आफ्टर स्टडीइंग सम टाइम वी फील आई स्टडीड मच हाउ टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको ये देखना होगा कि अ, आप ये देखें कि जैसे मैथ्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जीएस और मैथ्स के बीच में मतलब ऐसे करता था कि अल्टरनेट करता रहता था। तो दिन में मैंने ऐसा किया कि सुबह मैंने जीएस पढ़ लिया, दोपहर को मैंने मैथ्स पढ़ लिया, फिर शाम को जीएस पढ़ लिया, फिर रात को मैथ्स कर लिया। तो उससे क्या होता था कि मेरा माइंड मतलब सिर्फ जीएस नहीं पढ़ रहा होता था, कभी मैथ्स पढ़ रहा होता था, तो कभी जीएस पढ़ रहा होता था। तो उसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि मेरा माइंड मोनोटोनस नहीं हो जाता था। तो उसकी वजह से मैंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई। और अगर आपको उसमें भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं एफिशिएंटली, तो आप टेस्ट सीरीज़ कर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, जैसे प्रीलिम्स का आपने 2 घंटे का टेस्ट लिखा, तो आप 2 घंटे में आप कहीं पर भी हिलेंगे नहीं, आप सिर्फ़ वो टेस्ट पे फ़ोकस करेंगे। तो उसमें मुझे लगता है कि टेस्ट देने में बहुत हाई प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो सब आप एक तरीके से किसी पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप वो रिप्रेजेंट करते हैं तब आपकी नॉलेज चेक होती है, आप खुद चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं। तो उससे सेल्फ एनालिसिस होता है और उससे वो चीज़ जो आप सीखते हैं, वो आपका रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उस पर्टिकुलर चीज़ में, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके खुद के दिमाग से निकली हुई होती है। तो उससे भी आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट या बहुत हाई प्रोडक्टिविटी की फीलिंग ज़रूर आएगी। सर, एक पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करें फॉर मेंस? डू वी हैव टू जस्ट रीड स्टैंडर्ड बुक? आई थिंक ये मैथ्स से रिलेटेड उन्होंने पूछा होगा। तो सिर्फ बुक नहीं, नोट्स से भी हो सकता है, किसी टॉपर के नोट से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज में पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करके या पीवाईक्यूज भी देख करके कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपको ये लग रहा है कि आपने एक थॉरोली एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपने किसी टॉपिक को कवर कर लिया है, तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ। फिर आपको टेस्ट सीरीज पूरा मतलब फुल टेस्ट दे करके आपको समझ में आएगा कि आपके कौन से वीक एरिया। कंपल्सरी इंग्लिश पेपर, अ, हाँ, कंपल्सरी इंग्लिश पेपर होता है और वो इतना ज़्यादा हेवी नहीं होता है। आपको उसकी इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो उससे आपका इंग्लिश पेपर भी आराम से हो जाएगा। हाँ, उन्होंने एक और पूछा है कि हाउ कैन इवैल्यूएट योर आंसर? तो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि आप अपना आंसर इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने अपना आंसर और टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन का आंसर आजू-बाजू रखा। अगर आप साइड बाय साइड उसको कंपेयर करेंगे और आप ये देखेंगे कि वो सॉल्यूशन जो टेस्ट सीरीज का होता है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा होता है। हम जो लिखते हैं वो काफ़ी शॉर्ट वे में लिखते हैं और काफ़ी हैप्पैज़ार्ड भी कभी-कभी लिख देते हैं। तो जैसा हमें सॉल्यूशन में देख के इतना अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आता है, अगर पेपर चेक करने वाले को भी ऐसा ही कोई आंसर दिखे, उसके पेपर जब वो चेक कर रहा है उस टाइम पे, तो शायद उसको ज़्यादा नंबर देने का मन करेगा। तो आप यही सोचिए कि आपने जब मॉडल सॉल्यूशन देख लिया, मॉडल सॉल्यूशन के बाद आपने अपना आंसर देखा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उसमें वो बात नहीं है जो मॉडल सॉल्यूशन में है, तो आपको उस आंसर को और बेटर करना होगा। तो हमारे आंसर सही नहीं आए हैं बट मेथड सही है, तो क्या नंबर मिलेंगे? देखिए, नंबर ज़रूर मिलते होंगे, क्योंकि अ, एक तो है ये वो थियरी पेपर ही। अगर उसको सिर्फ़ आंसर पे नंबर देने होते तो वो ऑप्शनल पेपर रख देता। मतलब जो एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है उस टाइप का रख देता। बट यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी में आपका मेथड ज़रूर वैल्यू किया जाएगा। तो लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आप आंसर गलती से भी गलत ना लिखें। अगर आप सही से मेथड फ़ॉलो करेंगे और कहीं पर भी स्टेप्स नहीं खाएँगे, तो आपका आंसर गलत आने की काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो आप इस तरीके से उसे अप्रोच करें। 12th में तैयारी कैसे करें? प्लीज़ 12th में मत तैयारी करिए, कॉलेज करिए। कॉलेज के फाइनल ईयर में यूपीएससी की फुल फ्लेजेड तैयारी करिएगा, जैसे जीएस हो, मैथमेटिक्स ऑप्शनल हो या कोई भी ऑप्शनल आपको लेना हो, तभी से शुरू करिए। आप एटलीस्ट अपना कॉलेज लाइफ एक तो कॉलेज लाइफ एन्जॉय भी करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि कॉलेज का अपना एक कल्चर होता है, कॉलेज की अपनी एक पढ़ाई होती है, वो चीज़ आपको कभी वापस नहीं आएगी। तो आप प्लीज़ उतना ज़्यादा भी सैक्रिफाइस ना करें कि आप
अपने फाइनल ईयर तक आते-आते एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ और आपके हाथ में ना यूपीएससी रहे और ना कॉलेज की पढ़ाई रहे। तो आप कॉलेज को अपना समय दें, एप्रोप्रिएट समय, क्योंकि यूपीएससी ने किसी रीज़न से ग्रेजुएट्स को ही क्या कहते हैं अलाउ किया और यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो आप ग्रेजुएशन तक का एटलीस्ट वेट करें या फिर फाइनल ईयर तक का वेट करें प्रिपरेशन स्टार्ट करने की। सर जीएस के एक सब्जेक्ट को कितना टाइम में प्रिपेयर करना चाहिए लाइक 1 मंथ फिर पॉलिटी 1 मंथ? हाँ, काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है कि 1 मंथ में आप कोशिश करें। हो सकता है पॉलिटी आपने 1 मंथ का टारगेट रखा और डेढ़ महीना लग गया। मैथ्स का आपने टारगेट 6 महीने का रखा और शायद 7 महीने लग गए। लेकिन एटलीस्ट आपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करी तो आपको हर दिन पढ़ने का एक मोटिवेशन आएगा कि मतलब 500 पेज में से मैंने आज 10 पेज पढ़ लिए तो कल मेरे को शायद 15 पढ़ने चाहिए, ताकि मेरा सिलेबस एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाए। आप नंबर ऑफ पेजेज़ को आप डिवाइड कर दें किसी एक मंथ में, तो आप देख लीजिए कि कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रीडिंग नहीं, एक अच्छा कंटेंट आपको दिमाग में बिठाने के लिए पढ़ना है, तो उसके हिसाब से आप छोटे-छोटे टारगेट डिवाइड कर लें 1 मंथ या फिर 1 एंड हाफ मंथ या फिर नंबर ऑफ डेज़ जैसे 70 डेज़, 80 डेज़ इस टाइप का आप टारगेट बना सकते हैं। तो लेकिन हाँ, टारगेट बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आपको अपना अ, पढ़ाई करने का और प्रिपरेशन करने का एक डायरेक्शन आप खुद देंगे। सर हाउ टू डील विद डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स पोर्शन? डायनामिक्स और स्टैटिक्स पोर्शन जो है आपका कुछ काफ़ी बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि 12th में ही पढ़ाए जा चुके हैं और बाकी सब जो है आपको नए पढ़ने पड़ेंगे। तो आप किसी कोई अच्छे नोट्स अगर आपको दिखें आप मेरे नोट्स रेफ़र कर सकते हैं या फिर कनिष्क कटारिया सर के भी नोट्स आप क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनमें चीज़ें अच्छे से दे रखी हैं और आपको जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो विद प्रूफ्स, विद एनालिसिस सारी चीज़ें आईएमएस के नोट्स में हैं। आप उसे पढ़िए। उसमें कृष्णा सीरीज़ के काफ़ी सारे पेजेज़ भी ज़ेरॉक्स हैं, तो उसको आप अगर उसको समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी से गाइडेंस लें। सर आई पास क्लास 12 विद पीसीएम in 2022. Now I'm confused what I choose in graduation, BSc or BA for UPSC preparation. देखिए बीएससी और बीए में फ़र्क ये है कि आपने पीसीएम लिया है, तो आई थिंक आपको साइंस बैकग्राउंड को और समय देना चाहिए। हो सकता है कि यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हो सकता है आपको उसमें कुछ पसंद आए। बट फॉर द सेक ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन आपको एक मैच्योर डिसीजन लेना चाहिए कि आप पीसीएम पढ़े हुए हैं, तो भी आप बीए कर रहे हैं, तो आई थिंक वो डिसीजन को आपको रीथिंक करना चाहिए। बट एनी हाउ बहुत लोग ये हैं कि बहुत पहले से सोच के रखते हैं कि उन्हें यूपीएससी प्रिपेयर करना है, तो आप बीए के लिए भी श्योर जा सकते हैं। बट उसको आप थोड़ा-सा अपने सीनियर्स या फिर टीचर्स इन सब से गाइडेंस लेकर के फिर ही एक फर्म डिसीजन लें। आप झटपट में मतलब जोश में आकर के कोई काम ना करें, मैं यही चाहूँगा। तो न्यूज़पेपर से जीएस के लिए एग्ज़ाम्पल्स और डेटा कैसे कलेक्ट करें? अ, आप कलेक्ट कर सकते हैं बट वो काफ़ी टीडियस एक्सरसाइज़ हो जाती है। उस एक्सरसाइज़ को ईज़ी करने के लिए काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि डेटा वगैरह को कंपाइल करती है और हर साल निकालती है। एक नितिन शाक्य सर की एक बुक है, वो काफ़ी अच्छी है, उसमें सारा डेटा और डायग्राम्स बने हुए हैं। उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, तो उसमें डेटा की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्ज़ाम्पल्स की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, इज़ इट नेसेसरी टू लीव practicing maths option just before prelims? If so, how many months before prelims? 2 2 महीने ठीक है, 2 या 3 महीने। 3 महीने अगर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है और 2 महीने अगर आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आप छोड़ दें, है ना? और फिर जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, उसके बाद मार्क्स कैलकुलेट करें। मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका एक पर्टिकुलर जो भी डिस्कशन चल रहा होता है, उसके कट ऑफ से आपका ऊपर है, तो आप वो रिज़ल्ट तक फिर आप सारी प्रैक्टिस जो भी आपने जो इतना 2 महीने तक आपने प्रीलिम्स की ही पढ़ाई करी सिर्फ। अब आप प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बीच में आप सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़िए। मैंने हर तीनों अटेम्प्ट में यही अप्रोच अपनाई है और ये सफिशिएंटली हेल्प करती है। क्योंकि उस टाइम पे क्या है करंट अफेयर्स चल रहा होता है, न्यूज़पेपर फिर भी नहीं छोड़ो बट मैथ्स को एक काफ़ी अच्छा 80 टू 90% टाइम फोकस दे सकते हैं। सर हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डन मैथ्स रिवीजन? ऐसे कभी काउंट नहीं किया है बट आईएमएस के नोट्स मैंने शायद 3 या 4 बार पढ़े होंगे पिछले 5 साल में और बाकी मैंने अपने नोट्स पता नहीं कितनी बार पढ़े होंगे। चलते-चलते भी पढ़ लेता था मैं क्योंकि इतने शॉर्ट नोट्स थे मेरे
तो मुझे रिवीजन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मैं ऐसा करता था कि हर महीने रिवीजन, हर हफ्ते रिवीजन कर लिया। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स थे, उसमें कुछ पर्टिकुलर पेजेस जो मैंने नोट्स बनाए थे, मैं उसको शायद रोज़ रिवाइज़ करता था। तो काफ़ी हैपेज़र्ड था मेरा, लेकिन वो सिर्फ़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। ऐसा नहीं था कि मेरे को कवर टू कवर हमेशा अपने नोट्स रिवाइज़ करने। कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस थे जो कि मेरे को एक बार पढ़ने में ही याद हो गए, जैसे कि ओडीई के कुछ-कुछ मेथड्स हैं, कि कुछ क्या कहते हैं लैग्रेंज इक्वेशन हो गया या फिर कोई और टाइप का इक्वेशन हो गया। तो ये सारे फॉर्म्स के लिए आपको एक हैबिट हो जाएगी और उससे आप रिवीजन अपना और छोटा कर सकते हैं। तो सर एक नॉर्मल स्टूडेंट वर्सेस यूपीएससी क्लियर कर सकता है जिसका बैकग्राउंड पास में अच्छा ना हुआ हो? डेफ़िनिटली है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आप टॉपर्स की लिस्ट देखें, आपको न्यूज़ में या फिर यूट्यूब में आपको टॉप 10, टॉप 20 इस टाइप की उनकी ही कहानियाँ दिखती हैं, बट एक्चुअली में बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आप ये देखिए कि सबकी अपनी-अपनी स्ट्रगल होती है और लेकिन जो इतना मेहनत करके यहाँ पे आता है, वो उसके सब लोगों के में सिर्फ़ एक ही चीज़ कॉमन है, वो है कि उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को अचीव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। तो आप भी क्या कहते हैं, ये देखिए कि नॉर्मल स्टूडेंट और यूपीएससी क्लियर कर सकने वाला हो, उसमें सिर्फ़ यही फ़र्क है कि उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो सपना है, उसको कितना ज़्यादा एफ़र्ट करवा सकता है, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क उससे करवा सकता है। तो वो चीज़ शायद डिफरेंशियल फैक्टर है। सर प्लीज़ गाइड मी व्हाट आई चूज़ फॉर ग्रेजुएशन बीए। मैंने ये एड्रेस कर दिया है क्वेश्चन, है ना? अ, सॉरी मेरे को बीए का कोई आइडिया नहीं है। मेरे को एक्चुअली बीएससी का भी आइडिया नहीं है। मेरी खुद की डिग्री बीटेक है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आपको ये देखना है कि यूपीएससी के साथ आपको अपना एक स्टैंड अलोन करियर भी बनाने का दिमाग में रहना चाहिए। तो इसलिए आप एक वैसा सब्जेक्ट चूज़ करें, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया और उससे मेरा फ्यूचर इस तरीके से सिक्योर हुआ कि आज भी अगर मैं कहीं पे भी जॉब अप्लाई करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई इंटरव्यू कॉल ना आए। तो आप इस तरीके से अपना फ्यूचर सिक्योर करें क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा होता है। आप जो चीज़ की बात कर रहे हैं, वो शायद 3, 4 या 5 साल बाद आने वाली है। तो आप उसके लिए अपना क्या कहते हैं, इतनी यंग एज में कोई ऐसा डिसीज़न ना ले लें, जिससे आपको बाद में पछतावा हो। रिग्रेट किसी चीज़ का भी नहीं होना चाहिए। सर यूपीएससी एग्ज़ाम 21 ईयर्स से पहले दे सकते हैं क्या? नहीं, ये तो रूल्स में ही है ना। वो पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके हिसाब से सब डिसाइड होता है कि आपका कब क्या कहते हैं, किस एज में आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर सकते हैं। सर मैथ्स में फिज़िक्स पार्ट कहाँ से किया था आपने? मैंने मोस्टली सब मैथ्स ऑप्शंस का आईएमएस के नोट्स से किया था और उसके बाद कुछ-कुछ बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स ऐसे थे जो कि मेरे आईआईटी जेईई के सिलेबस से मैच खाते थे। तो उसकी वजह से मुझे क्या है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके लिए लगाने पड़े थे। उसके लिए मैंने पीवाईक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ के मॉडल सॉल्यूशंस देखने पड़े थे मुझे। तो आप ये चीज़ देखें कि आप अ, फिज़िक्स पार्ट को आप उतना ही ध्यान दें क्योंकि उससे भी नंबर आते हैं और फिज़िक्स पार्ट की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उसके सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स बहुत हैं। डाउट सॉल्व करा था कि फिज़िक्स पार्ट कहाँ से किया था आपने? तो फिज़िक्स पार्ट का ऐसा है कि सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के मॉडल सॉल्यूशन, ये बेस्ट सोर्स है। उससे ही मैंने एक तरीके से उस चीज़ में एक अच्छी ग्रिप हासिल करी थी। तो आप भी उसी अप्रोच को अप्लाई करें और मोस्टली क्या है कि उसके बहुत ही सेट क्वेश्चन्स होते हैं। उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। उसमें सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ही पूछते हैं। तो आप उसको कवर करने के लिए मतलब वो डिफ़िकल्ट टॉपिक ज़रूर हैं, बट एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद आपको पीछे घूम के देखने की ज़रूरत नहीं है। सर मुझे ये बताइए कि गवर्नेंस सोसाइटी आईआर-डीएम प्रिपेयर करना कितना वक़्त लगता है? सोच सकते हैं। ये जीएस का क्वेश्चन है बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो करंट अफ़ेयर्स के जो आपने टॉपिक्स बोले हैं, ये सब आप करंट अफ़ेयर्स की मैगज़ीन्स जो मंथली मैगज़ीन्स होती हैं और जो 365 वाली जो डॉक्यूमेंट है, उनसे आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैंने अलग से कुछ ज़्यादा किया नहीं था इसका। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसमें बस एक एक्स्ट्रा है कि आपको ढूँढ के देखना होगा, जो एनडीआरएफ की गाइडलाइंस होती है हर पर्टिकुलर डिज़ास्टर की, गिनती के डिज़ास्टर्स होते हैं। तो उसमें क्या है कि उनके गाइडलाइंस हैं, अब वो गाइडलाइंस आप देख लें और अगर आप
एग्ज़ाम में उसको रिप्रेज़ेंट कर पाएँ, वो वो गाइडलाइंस को। तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आप पेपर चेकर पे लगा सकते हैं। Good evening, sir. If possible, then suggest us your book list for GS and also please also guide. देखिए जीएस की बुक लिस्ट मैंने जो वाजीराम के जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। तो आप वहाँ से उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि उनकी बुक लिस्ट क्या है। उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन मेरा जो फ़ोकस है, जो मैं आपको भी फ़ोकस करने को बोलूँगा, बिल्कुल सेम बुक लिस्ट है वाजीराम जैसी ही। उसमें आप जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक है, वो मैंने प्रेफ़र करी थी। इतना ही था मेरा बुक लिस्ट का सोर्स और बाकी मेरे को वैल्यू एडिशन के लिए मैंने कभी-कभी अलग-अलग टाइप्स की बुक्स पढ़ी जो कि यूपीएससी से डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है। जैसे आईआर के लिए मैंने फैक्ट्स इंडिका पढ़ी थी बट वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, वो मेरे को पूरी बुक पढ़ने के बाद समझ में आया। और बाकी अ, हिस्ट्री में ऐसा है कि आप विपिन चंद्रा जी की बुक पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। वो आपको एक स्टोरी फॉर्म में आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ाती है, जबकि स्पेक्ट्रम क्या है कि पूरा नोट्स फॉर्म में है। अ, पॉलिटी लक्ष्मीकांत क्या कहते हैं सबसे फेमस बुक है और नो डाउट उसको आप जब भी पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप कभी उस बुक को पढ़ के बोर नहीं होते। और ज्योग्राफी में क्या है कि उसके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते बट कॉन्सेप्ट वाइज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स जो है आप मृणाल सर के नोट्स से आप कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि इकोनॉमिक्स मृणाल सर के नोट्स से करें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं जीएस 3 के और आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रिप मिल जाती है उसमें। सर इज़ 7 to 8 hours of focused study every day enough if I do it continue till 10 months of span? अगर आपके पास कैपेसिटी है तो बिल्कुल करें बट आप ये ध्यान रखें कि वीकली ब्रेक्स लें। 7 टू 8 आवर्स काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम होता है और उसको सस्टेन रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा कभी एग्ज़ॉस्ट ना कर लें कि आप फिर आगे पढ़ाई करने के लिए आपको ज़्यादा लंबे ब्रेक्स लेने पड़ें। तो डेफ़िनिटली 10 मंथ्स क्या मैं आपको बोलता हूँ कि आपको टोटल मेंस तक की तैयारी के लिए आपको 15 मंथ्स का प्लान बनाना चाहिए और डेफ़िनिटली लोग करते हैं और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यही एक डेडिकेटेड अ, एस्पिरेंट क्या कहते हैं इस एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट्स को अ, फेस कर सकता है और समझ सकता है। हाउ टू मेमोराइज़ फास्टर। मेमोराइज़ किस सेंस में करना है वो चीज़ पहले पता होनी चाहिए। मैथ्स के फ़ॉर्मूलाज़ अगर आपको मेमोराइज़ करने हैं तो आप उनको बार-बार रीड करें और उनको लिख के प्रैक्टिस करें और स्पेशली उसके रिलेटेड क्वेश्चन्स करें, तो आपकी वो चीज़ें मेमोराइज़ हो जाएँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको जीएस के टॉपिक्स में मेमोराइज़ करना है, तो आप माइंड मैप्स यूज़ कर सकते हैं। माइंड मैप्स के सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, आप हाथ से भी बना सकते हैं, बट वो क्या है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इतनी सारी चीज़ों के नोट्स आप बना सकें। तो आप लिमिटेड फॉर्म में जहाँ पे आपको कोई चीज़ मार्कअप करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है कि आपको ऐसा का ऐसा ही वहाँ पे लिखना है, तो आप उसपे हैंड रिटन नोट्स उसके ज़रूर बनाएँ। लेकिन सारी चीज़ों के नोट्स आप बनाना ना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपने वो किया तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सर, इज़ इट नेसेसरी टू रेफर एनी अदर टेक्स्ट बुक फॉर अदर टॉपिक्स अदर देन यू मेंशन्ड? नहीं, आईएमएस के आप नोट्स पढ़ें, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज़ करने के बाद भी अगर आपको क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो आप मॉडल सॉल्यूशंस देखिए। अगर मॉडल सॉल्यूशंस में कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स मिसिंग हैं, जैसे कि फ्लूइड डायनामिक्स में कई सारे क्वेश्चंस मॉडल सॉल्यूशंस उसके दे नहीं रखे होते, तो आप फिर तब आप क्या कहते हैं किसी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। वो भी आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके वो करें क्योंकि वो बुक्स काफ़ी महँगी आती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि पीडीएफ डाउनलोड करके आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम देकर के बस पर्टिकुलर पेजेस ही पढ़ें, पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बट मैंने जो 2 किताबें बोली राय सिंघानिया और पीएन चैटर्जी ये आप ज़रूर पढ़ें। ये आपको पढ़ के बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। आई एम इन फर्स्ट ईयर, हाउ कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी? आपका कॉलेज कितने सालों का है पहले ये देखिए और फाइनल ईयर में आप क्या कहते हैं यूपीएससी की फुल फ्लेजेड पढ़ाई करें। तब तक के लिए आपको अगर यूपीएससी की फ़ील लेनी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस लगा लें और उसके बाद आप
आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा, फिर आप क्या कहते हैं जीएस के सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। सर प्लीज कैन यू टेल अ रफ टाइमलाइन फ्रॉम अगस्त टू मई? अगस्त टू मई के लिए आप ये करिए कि आप मंथ में डिसाइड करें अपना प्रिपरेशन। हर मंथ आपको करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर पढ़ना है और मैगजीन आपको मंथ के एंड में, अगले मंथ के एंड में जो आती है वो आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस कितना है बचा हुआ उस पर डिपेंड करता है। आई वुड सजेस्ट कि 4 to 5 मंथ्स आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस को देना चाहिए। प्रीलिम्स से पहले आपका ऑप्शनल का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। जीएस का वही है, आपके सारे स्टैटिक बुक्स आपको एटलीस्ट 5-5 बार आप पढ़ लें। उसके हिसाब से आपको पहली रीडिंग आपको बहुत टाइम लगेगा, दूसरी रीडिंग उसमें आधा टाइम लगेगा, तीसरी रीडिंग शायद आपका हफ्ते भर में हो जाएगा, है ना? और उसमें आपको सॉर्ट करने की जरूरत है कि आपको कवर टू कवर पहली बार पढ़ना है, दूसरी बार में कवर टू कवर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें काफी सारे चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं जो कि कभी यूपीएससी ने ना पूछा है पहले और ना पूछने वाला है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, बोथ इन ऑप्शनल, जीएस एज वेल एज एथिक्स। ये सब चीजों के लिए आपको देखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के लिए आप ये करिए कि मैथ्स के लिए तो आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, और बाकी के लिए आप जो टीएलपी आईएएस बाबा का डेली आंसर राइटिंग चैलेंज होता है वो आप कर सकते हैं, वो काफी अच्छा है। और अगर आपके पास कोई पीयर ग्रुप है 3-4 लोगों का, उसको आप क्या कहते हैं साथ में कंसिडर कर सकते हैं। सर प्लीज ऑल्सो गाइड अस हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। आप हर दिन की कंसिस्टेंसी मतलब आप वीक में आप ये कर लें कि आप संडे को आराम करेंगे या इस तरीके का कुछ। उसके अलावा आप बाकी दिन जो है उसमें आप छोटे-छोटे टारगेट्स रखें। आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट ना कर दें अपने आप को पढ़ाई करके, ये आप कोशिश करें, तभी आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। और अपने आप को टेस्ट करते रहें, टेस्ट सीरीज़ आप देते रहें। टेस्ट सीरीज़ देते रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन का कुछ रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं। जब आपको ये होगा तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं। और अपने मेंटर या फिर किसी टीचर से बात करते रहें और अपनी प्रोग्रेस बताते रहें, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि हाँ, आपकी स्पीड सही है कि आपको और बढ़ाने की ज़रूरत है। सर हाउ मेनी आवर्स यू डिवोट फॉर योर स्टडी? देखिए 6 to 7 आवर्स इज़ अ गुड अमाउंट जो कि मैं देता था, और उसके साथ अगर मैं टेस्ट सीरीज़ को सप्लीमेंट कर लेता था, तो अच्छा 9-10 आवर्स की पढ़ाई हो जाती थी। उसके अलावा मेंस से पहले तो काफ़ी लंबा हो जाता था कि 12-12 घंटे भी क्या कहते हैं कम पड़ जाते थे। बट वो बहुत एक्सट्रीम केस है, और मेंस से जस्ट पहले भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। क्योंकि हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। सर फिज़िकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की प्रिपरेशन अलग-अलग बुक से करनी है या एक बुक से? इसके एनसीईआरटीज़ बहुत सारे हैं। मतलब 4 एनसीईआरटीज़ हैं, तो वो आपको चारों के चारों आप पढ़ लेंगे तो ये आपका एक-एक करके सब्जेक्ट निपटेगा। तो आप वो पढ़ें, उसके बाद आपको लगे कि उसकी उससे कम लग रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं, वो पहले आपको पीवाईक्यू से समझना पड़ेगा। और जब आप पीवाईक्यूज़ देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से आगे ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर सारा करंट अफेयर्स में आ जाता है। प्रीलिम्स के लिए हो, जो कि मैप वगैरह दे करके आपको सिटीज़ के नाम या फिर कौन-सा कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर रखता है, या कौन-सा सी कौन से कंट्री के साथ छूता है, या इंडिया में कौन से सिटीज़ कहाँ-कहाँ हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको मैप देख के समझ में आएँगी। तो वो ज्योग्राफी से अलग मैं उसको बता रहा हूँ, तो आप वो हर दिन मैप रीडिंग करें और करंट अफेयर्स पे ध्यान देते रहिए, कौन-सी जगह कितनी ज़्यादा न्यूज़ में। सर आंसर राइटिंग आफ्टर आफ्टर कवर एनसीईआरटी एंड सम स्टैंडर्ड बुक्स इन इंग्लिश। अ, जो भी आपने लिखा है, हाँ, मैं एग्री करता हूँ उससे। आंसर राइटिंग एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप आंसर राइटिंग ज़रूर करें। एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे ना क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं। आप उनको पढ़ के देखें कि आप क्या उसको उनको आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ये छोटी-सी एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं। इसको आप बहुत ही हाई लेवल की प्रैक्टिस मत बना लीजिएगा। आपको एक्चुअली में यूपीएससी के एग्ज़ाम की डिमांड को पूरा करना है। तो उसके लिए आपको क्या है, स्टेप वाइज़ जाना होगा। थोड़ा-थोड़ा पढ़ के उसके बाद फिर आप सेक्शनल वाइज़ टेस्ट दें, और उसके बाद सेक्शनल वाइज़ टेस्ट देने के बाद आप फुल टेस्ट दें। लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम फुल टेस्ट के लिए है, तो आप फुल टेस्ट पे ही सबसे ज़्यादा फ़ोकस करें। अ, जो सेक्शनल टेस्ट है वो इसलिए क्योंकि आपका लिमिटेड सिलेबस पूरा होता है, तो उसको टैकल करने के लिए और कॉन्फिडेंस कम ना हो जाए, इसके लिए सेक्शनल टेस्ट बनाए जाते हैं। सर व्हेन यू गो टू गिव प्रीलिम्स एग्ज़ाम, इफ सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू बी कैरीड? सिर्फ बोर्डिंग पास और फ़ोटो आईडी कार्ड ही रखना होता है।
6 टू 12 एनसीईआरटी पूरा करना है क्या? मैंने मैंने 10th से पहले का एनसीईआरटी कोई नहीं छुआ, क्योंकि अ, मोर देन इनफ है 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ना। बट अगर आपका कोई एरिया वीक है, जैसे कि कुछ लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना ग्रिप नहीं है, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी आफ्टर आफ्टर 12th। तो मैंने कभी देखा नहीं है उसको कि उसकी बुक्स भी कैसी होती हैं। लेकिन अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसे पढ़ना है, तो उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि 6 टू 12th वो पढ़ ले। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई गेस कि जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में जो आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है शायद वो छोटी क्लासेस में उसकी टेक्स्ट बुक्स रिकमेंड करी होती है। और बड़े में क्या है कि वो जो क्लास 6 टू 10 जो पढ़ाते हैं वो 11th-12th में और डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो उसको डबल-डबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 11th-12th के एनसीईआरटीज़ में फ़ोकस करें और उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि नहीं कोई सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है, तब आप उसको पीछे जाएँ। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि 6th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है वो 6th क्लास के बच्चे के लिए है। वो इतना सिंपल लैंग्वेज होगी, वो आपकी यूपीएससी में नहीं चलेगी। आपको 12th की एनसीईआरटी उठानी ही पड़ेगी। तो व्हाई नॉट आपको 11th-12th से ही आप शुरू करें। सर आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें इन इंग्लिश? आप टीएलपी आईएएस बाबा का एक प्रोग्राम है, वो फ्री प्रोग्राम है। आप क्वेश्चंस उसमें देख के आंसर लिखना शुरू कर दें, है ना? और पीयर ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करें। उससे आपको क्या है कि कंपेयर करके आपको समझ में आएगा कि आप किस किस लेवल का किस तरीके से आंसर लिखते हैं। अ, उन्होंने फिर से पूछा है कि सर आंसर राइटिंग हाउ टू स्टार्टिंग एंड डेवलप। देखिए, आप आंसर राइटिंग आप शुरू करेंगे तो आप पहले 5-5 क्वेश्चन करेंगे टीएलपी आईएएस वाला में, और उसके बाद जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन पढ़ के आंसर इस तरीके से देना होता है, फिर आप फुल टेस्ट देना शुरू करें। एटलीस्ट 3 आवर टेस्ट दें, 20 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करें और फिर बाद में उसे किसी से इवैल्यूएट कराएँ। टेस्ट सीरीज़ सबसे बढ़िया रिसोर्स है उसके लिए। और जब आप चेक कराएँगे तो वो कमेंट्स लिखते हैं आपके आंसर पे कि आपको ये पॉइंट ऐसे लिखना चाहिए, हेडिंग ऐसे लिखनी चाहिए, नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा है। कोई चीज़ बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है तो उसको अच्छा पॉइंट माना जाता है। कुछ चीज़ें बिल्कुल एम्बिगुअस लगती हैं तो उसको लिखा जाता है प्लीज़ एक्सप्लेन मोर। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपका क्या क्वेश्चन से रिलेवेंट है? कुछ मीनिंग रख रहा है कि नहीं? क्या आंसर में पॉजिटिव अप्रोच दिख रही है कि नहीं? ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एक डेडिकेटेड पेपर चेकर ही बता सकता है, या फिर कोई मेंटर आपके सामने बैठ के आपका पेपर पढ़ के आपको बता सकता है कि ये गलतियाँ आप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत लेनी ही पड़ेगी, या तो आप अपने फ्रेंड से लें या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। आपने आज तक कितने एग्ज़ाम दिए? मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तौर पे आप बोले तो मैंने आईआईटी जेईई 2012 का एग्ज़ाम दिया था, वो एक एग्ज़ाम था। उसके बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सिविल सर्विसेज़ यूपीएससी एग्ज़ाम 4 अटेम्प्ट दिए, उतना ही मैंने दिया है। क्योंकि मेरे को सिविल सर्विसेज़ में जाना था और स्पेशली मेरे को आईएएस ऑफ़िसर बनना था, तो उसके लिए मैंने सिर्फ़ सीएसई पे ही ध्यान दिया। हाउ टू डिवाइड योर स्टडी आवर स्लॉट? आवर टू आवर मत डिवाइड करिए, बट आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इनको आप अगर आप पिवट मान के चलेंगे तो आपके पूरा दिन का आपको 4 सेक्शंस ऑफ शेड्यूल बन जाएँगे। उसमें मतलब आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर दें तो लंच और डिनर के बीच में आपको क्या है कि 3 सेक्शंस मिलेंगे। तो एक लंच से पहले आपका एक सेक्शन होगा, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। लंच के बाद और डिनर से पहले आप शायद हो सकता है मैथमेटिक्स पढ़ लें, और डिनर के बाद आप क्या कहते हैं जीएस के सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। उसमें आप फिर सब सेक्शन डिवाइड कर लें कि मैथ्स में मैं 2 टॉपिक मुझे करने हैं, 2 साइमल्टेनियसली टॉपिक चलाना चाहती हूँ। तो आप क्या करें कि आप 1 घंटा ये टॉपिक पढ़ें, 1 घंटा वो करें। जीएस के लिए आप 1 घंटा पॉलिटी पढ़ें, 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ें, 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ें। इस तरीके से आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर के लिए आप ये देख सकते हैं कि आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है या 4 घंटे में करना है। मैं नॉर्मली न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा टाइम लेके पढ़ता था क्योंकि मेरे को लैंग्वेज सुधारनी थी और दूसरा मेरा बेसिक बहुत ही ज़्यादा वीक था। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर 4-4 साढ़े 4 घंटे भी पढ़ा है और उससे नोट्स भी बनाए। तो वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे जब रिक्वायरमेंट लगी तो मैंने सेल्फ एनालिसिस करके वो चीज़ अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करी। सर कभी-कभी प्रिपरेशन करते वक़्त ये क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा, बट 1 वीक बाद वही क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, इसको कैसे टैकल करें? आप ये करें कि 1 वीक बाद ही अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब वो ठीक से आपके दिमाग में बैठा नहीं होगा वो। तो आप ये देखें कि वो क्वेश्चन करते टाइम कौन-सा ऐसा स्टेप है, जैसे कि किसी क्वेश्चन को करने में 10 स्टेप हैं,
और अगर आप थर्ड स्टेप में हर बार अटक जा रहे हैं, तो वो थर्ड स्टेप के आप नोट्स बना लें कि ये टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ मेरे से प्रॉब्लम हो रही है। और जब आप रिवाइज़ करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आप टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज़ करें जिसमें आप क्वेश्चन पेपर में नोट्स बना लें। तो उसको आप जब वापस देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, उस दिन में ये क्वेश्चन में आप इस जगह पे अटक गए थे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको आपके माइंड में वो अपने आप वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ में मैं गलती कर रहा हूँ लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली में इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो यहाँ पे भी अटकने का कोई पॉइंट नहीं है। तो जब आप ये चीज़ समझ जाएँगे और आपने रिपीटेडली वो कुछ क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही क्वेश्चन के बारे में ये बात करूँ। ऐसे 100 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप कई जगहों पे अटकते हैं। वो 100 क्वेश्चन के आप एक पेज में नोट्स बना सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। डेफ़िनिटली आपको हो सकता है कि ये मीनिंगलेस एक्सरसाइज़ लगती हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे है आपका रिवीजन मटीरियल बनाने का, कि ये आपके ऐसे नोट्स होंगे कि सिर्फ़ आप ही पढ़ सकते हैं उसको। और आप ही के काम आएँगे। इससे आप क्या कहते हैं जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन भूलना या फिर मेथड भूलने का जो प्रॉब्लम है वो आप टैकल कर सकते हैं। सर कैन वी प्रिपेयर बोथ आईएएस एंड आईएफओएस एट अ टाइम? येस डेफिनिटली यू कैन क्योंकि जब आईएएस का मेंस हो जाता है उसके बाद आईएफओएस का मेंस होता है। तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम यूपीएससी देता है। तो आप डेफिनिटली कर सकते हैं। मैंने पर्सनली वो चीज़ नहीं किया था, तो कैसे लोग मैनेज करते टाइम ये मुझे आइडिया नहीं है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल सिलेबस कितने महीने में कंप्लीट होता है? देखिए मैंने फर्स्ट रीडिंग लगाई थी तो मैंने 4 महीने में कंप्लीट कर दिया था। बट वो 4 महीने इतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं था। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसे अच्छा सफिशिएंट टाइम दें ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें और थियरी भी पढ़ सकें। जब आप थियरी पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू से, तभी आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई थिंक 6 मंथ्स इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि आप कर सकते हैं। 4 महीने में भी कर सकते हैं, फिर आपको शायद जीएस को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, व्हिच आई वुड नॉट सजेस्ट। आपको मैथ्स और जीएस को साथ-साथ लेके चलना होगा। सर आई हैव प्रॉब्लम इन रियल एनालिसिस, हाउ टू ओवरकम इट? रियल एनालिसिस में आई थिंक वो होता है जो सीरीज़, सीक्वेंसिंग सीरीज़ और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं। अगर रियल एनालिसिस में आपको सही में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसकी बुक ले लें और बुक लेकर के उसमें सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स देखें, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। एक बार सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स आपको समझ में आ जाए, तो जो नए क्वेश्चन्स होते हैं, जो कि टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते। आप उसे ईज़िली टैकल कर सकते हैं। क्या आपने कोचिंग जॉइन किया था क्या? नहीं मैंने कोचिंग जॉइन नहीं किया था, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली थी। Sir, can I prepare for UPSC in 11 months with 6 hours study in first attempt? Definitely you can. लेकिन 6 आवर्स के बाद वो टेस्ट सीरीज जरूर देना तो ताकि आपका पूरा दिन एक एफिशिएंट तरीके से बीत जाए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो दूसरी कहानी है और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोचिंग लेके कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपका दिन में कितना समय बचता है। अगर आप कोचिंग में ही आप ढाई ढाई 5-5 घंटे लगा रहे हैं, तो वो बहुत हेफ़्टी अमाउंट ऑफ टाइम हो जाता है आपके दिन का शेड्यूल का। तो आप एनर्जी अपनी एग्ज़ॉस्ट भी ना कर लें, वो देख कर के आपको नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करनी है। ऐसा सेट पैटर्न मत बनाइए कि आज 6 घंटे पढ़ लिया, तो आज सिर्फ़ आराम करेंगे। ऐसा नहीं है अगर 6 का आपका 7 या 8 घंटे भी पढ़ने का मन करे, तो वो रिदम मत टूटने दें। तो आप नंबर ऑफ आवर्स ना फिक्स करें। सर मैथ्स ऑप्शनल है, बुक एडवाइस मैंने राय सिंघानिया ओडी-पीडी के लिए बताया है, पीएन चैटर्जी मैंने एनालिटिक ज्योमेट्री के लिए बताया है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा बुक्स मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब आईएमएस के नोट्स से कवर हो जाता है। स्टडी मटेरियल नोट्स फॉर मैथमेटिक्स अ, देखिए स्टडी मटेरियल तो आपको करोल बाग हाँ, ओआरएन में जाकर के लेना पड़ेगा एंड जो नोट्स हैं, वो नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर करे हुए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। वो मैंने कोशिश करी है कि उन्हें अराउंड 600 पेजेज़ के अंदर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सिलेबस मैं कंप्रेस करके लोगों के साथ जो एस्पिरेंट्स हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स उनके साथ शेयर कर सकूँ और मैंने उन्हें क्या कहते हैं बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है। आपको उसे लेना है, जैसे भी आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं एंड आई होप कि आपको वो हेल्प करे। सर आप बताओ प्लीज़ सर कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसके कैसे हैंडल किया जाए? सर रियल एनालिसिस कैसे करना चाहिए? मैंने पहले बता दिया कि बुक आप उसकी बुक खरीद लें अगर आपको पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम है। आप रियल एनालिसिस की कृष्णा सीरीज़ की कोई भी बुक उठा लें और उसको आप करें। बस एक बार देख लीजिएगा कि आपका जो इंडेक्स है बुक का, वो क्या यूपीएससी सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं? क्योंकि कृष्णा सीरीज़ की बहुत सारी बुक्स आती हैं।
और हमारे टॉपिक सिर्फ 13 है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप इतने सारे बुक्स देख के आप ये ना सोचें कि सारी बुक्स आप खरीद लें। क्या आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा सकते हैं? नहीं, मैं मुझे कोचिंग पढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि इस समय मैं सेशन इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुआ है। बाद में किस तरीके का शेड्यूल रहेगा उस पे डिपेंड करता है कि मैं कितना टाइम डिवोट कर पाऊँगा। बट एक कोई कोचिंग पढ़ाने वाले को एक डेडिकेटेडली एक प्रोफ़ेशन बनाना पड़ेगा कि वो एक टीचर बने, एक गाइड बने, एक मेंटर बने। तो उसके लिए इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा। अ, लेकिन मैं जिन लोगों से पढ़ा हूँ, वो बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, जो कि क्या कहते हैं पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो आपको डेफ़िनिटली कोई ना कोई अच्छा टीचर ज़रूर मिलेगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए आपको मंथली मैगज़ीन प्लस न्यूज़पेपर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन जो यूट्यूब में ना डे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है। एक राव आईएएस का बहुत अच्छा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में क्या कहते हैं, किसी टॉपिक में घुस के अच्छे से बता देता है, तो पूरा बैकग्राउंड आपका रिवाइज़ हो जाता है। और अगर रिवाइज़ नहीं होता है तो आप ना उनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं वीडियो के और उसको एज़ नोट्स बाद में कभी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ सजेस्ट यूपीएससी सोर्सेज़ फॉर हिंदी मीडियम। अ, हिंदी माध्यम का मेरे को सोर्सेज़ नहीं पता है। इस बार के टॉपर हैं रवि सिहाग जी। उनके आप वीडियोज़ देखें कि उन्होंने कैसे इस चैलेंज को टैकल किया है और वो अपने आप में एक बहुत बड़े मिसाल हैं। तो आप उनको जाके फ़ॉलो करें क्योंकि वो बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। सर हाउ टू अप्रोच आईआर? इंटरनेशनल रिलेशन हैंडल करने के लिए आपको अ, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन तो काफ़ी अच्छी सोर्स है। उसके बाद आप बुक्स पढ़ सकते हैं एक ओवरव्यू पाने के लिए। जैसे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा जी की बुक है, वो मैंने पढ़ी थी तो उसमें फॉरेन रिलेशन का भी काफ़ी चीज़ें मेंशन थी। मैंने पैक्स हिंदी का भी पढ़ी थी तो मेरे को एक फॉरेन रिलेशन का काफ़ी अच्छा एक एक्सपोज़र मिला। तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं अगर क्या कहते हैं आज़ादी के बाद काफ़ी सालों बाद पैदा हुआ और मेरे पीछे कुछ जो हुआ मेरे को कोई आइडिया नहीं। तो वो बुक्स पढ़ने के बाद मेरे को कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। मैं जब वो बुक पढ़ता था तो मेरे को फ़ील होता था कि मैं उसी टाइम में उसी जगह पे प्रेज़ेंट हूँ। तो वो काफ़ी एक अच्छी फ़ीलिंग होती थी। वो चीज़ को पढ़ने के लिए आपको आईआर और इंटरनेशनल रिलेशन जो आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए थोड़े सोर्स की कमी कमी रहती है जैसे मैगज़ीन में कम। आप इंग्लिश में पढ़ें उसे। इंग्लिश को आप एक बाधा ना बनाएँ। इंग्लिश में पढ़ के जब आप आंसर लिखेंगे तो आप हिंदी में लिखें उसे। और अगर हिंदी में अनुवाद कुछ शब्द नहीं हो पाए, तो उसके लिए आप उसे देवनागरी में इंग्लिश वर्ड को देवनागरी में लिख करके आप काम चला सकते हैं। ऐसा लोग करते हैं और ये इसमें कोई खराबी नहीं है क्योंकि आजकल ग्लोबलाइज़ेशन का ज़माना है, तो आपको अपने अपनी भाषा से आपको सामने वाले को ये बताना है कि आपको कोई चीज़ आती है या नहीं आती। तो उसके लिए प्लीज़ आप उसको इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होएँ। इंग्लिश का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उसको पढ़ने में काफ़ी अ, आपको एफर्ट ज़रूर लगाने पड़ेंगे बट रिज़ल्ट भी आपका मतलब बेनिफिट भी आपको काफ़ी मिलेगा। मैथमेटिक्स ऑप्शनल कौन ले सकता है? मैथमेटिक्स ऑप्शनल वो ले सकता है कि उसका जो पीसीएम बैकग्राउंड है और जिसको नंबर्स से डर नहीं लगता है, दैट्स इट। और अगर पीसीएम बैकग्राउंड नहीं भी है, तो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो वो भी मैथमेटिक्स ले सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे और ऑप्शनल होते हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। मैथमेटिक्स डायरेक्ट मैथमेटिक्स लेने जा रहे हैं, इस तरीके से ना करें, थोड़ा-सा एनालिसिस करें, थोड़ा सीनियर से बात करें, थोड़ा टीचर से एडवाइस लें। क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी सलाह दे सकते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स हाँ। एनसीईआरटी के नोट्स भी बनाए क्या? मैंने एनसीईआरटी के नोट्स थोड़े बनाए थे। मैं उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। बट वो ऐसे बहुत ही एग्ज़ॉस्टिव नोट्स नहीं हैं। वो बस मेरे रीड करने के हिसाब से हैं। तो आप अगर लेना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे ले सकते हैं। मैं उसे आज ही अपलोड कर दूँगा। सर आई एक्चुअली कन्फ्यूज़ हूँ एनसीईआरटी रीडिंग डीप में पढ़ें या सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए? सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ें। एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ें और जब आपको कोई चीज़ ऐसी लगी कि जैसे कि अकबर का जो वो सिस्टम है, जो
संवर और जाट वाला जो सिस्टम है, मानसबदारी सिस्टम है, वो कुछ-कुछ डिटेल्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है और उसपे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको वो डीप में पढ़ना चाहिए और बाकी चीज़ें आप एक ऊपर-ऊपर से ओवरव्यू ले सकें और ऊपर-ऊपर से इस तरीके से कि आप एनसीईआरटी को ही पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ के उसके बाद आप चीज़ें उसकी गूगल ना करें। कि मतलब आपने कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन अब आपने अलग से उसको अलग सोच के आप पढ़ रहे हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, तो वैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपका जनरल स्टडीज़ है और जनरल स्टडीज़ सबके लिए बराबर है और वहाँ पे नॉन टेक्निकल नॉलेज भी होगी, तो भी क्या कहते हैं आप उसको क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड जो होता है जनरल स्टडीज़ में वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आपको रादर देन आपको फैक्ट्स बताने हैं, आपको क्या करना है एनालिसिस करना होता है किसी भी टॉपिक का। तो एनालिसिस करने के लिए आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रहने चाहिए, लेकिन आपको एक्चुअली में क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको आंसर वहीं के वहीं प्रोड्यूस करना होता है। तो आप वो चीज़ ध्यान रखें कि आप ओवरबर्डन ना कर लें खुद को। द करंट अफेयर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 1 साल का आप करंट अफेयर्स करें, लेकिन डेडिकेटेडली करें। न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको ये देखना होगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और उसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स पढ़नी चाहिए और आपको अगर और सप्लीमेंट करना हो तो आप नेक्स्ट डे जो न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है या रात को आता है, उसको आप एक बार देख लें तो आपका पिछले दिन का न्यूज़पेपर रिवाइज़ हो जाएगा। उस कोई टॉपिक अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो अपने आप न्यूज़पेपर एनालिसिस में वो टॉपिक को बहुत डीप में क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मनरेगा का पूछा है, तो मनरेगा की छोटी-सी न्यूज़ होगी बट न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियोज़ जो बनते हैं आधे-आधे घंटे के, वो आपको मनरेगा का पूरा बैकग्राउंड बता देंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है। तो वो टाइप का क्या कहते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए आपको कहीं से सोर्सेज़ अपने सप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो मैथ्स के पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं क्या सर? नहीं, जो मैथ एज़ अ सब्जेक्ट जो है वो प्रीलिम्स में आपका वो होता है जो मैथ्स वाला सेक्शन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ़ वही एक अकेला ऑब्जेक्टिव टाइप है पूरे के पूरे प्रिपरेशन में। बाकी मैथ्स का जो ऑप्शनल पेपर होता है, जो कि पेपर जो कि लास्ट में लिया जाता है एग्ज़ाम, वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होता है। तो आपको हाथ से लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। different types of topics or different types of questions. How many hours you devote for your study? 6 to 7 hours is good amount of time. बाकी उसके बाद टेस्ट सीरीज से क्या कहते हैं अगर आप उसमें ऐड करें तो काफ़ी अच्छा एफिशिएंट डे हो जाता है पढ़ाई का। सर व्हाट इज़ योर टेलीग्राम चैनल नेम? अ, वो टेलीग्राम चैनल नेम मेरे ही नाम से है। व्हेन वी स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, डेफिनिटली मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू करी थी। बट ग्रेजुएशन के बाद शुरू करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आपको ये नहीं होता है कि जॉब कर रहे होते तो कैसी लाइफ़ होती। यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो कैसी लाइफ़ होगी। आप एक लाइफ़ जी करके फिर दूसरे एस्पेक्ट में आप जंप करते हैं, तो आपका एक वाइडर पर्सपेक्टिव होता है और आप काफ़ी मैच्योरिटी से अपने चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। हाउ टू डील विद रिवीजन? रिवीजन ये है कि आप नोट्स बना लें अपने खुद के या फिर किसी टॉपर के नोट्स आप रेफर करें और उनको रिवाइज करते रहें। मैथ्स के लिए तो यही है। जीएस के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। आपकी जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको आप बार-बार रीड करें। 10 बार, 15 बार रीड करें, लेकिन फास्ट रीड करें। हाइलाइटर से आप 10 टू 20% कंटेंट ही क्या कहते हैं हाइलाइट करें, ताकि आपका वो रिवीजन फास्ट कर सके। सर सिलेबस एनालिसिस कैसे करें और उनके सिलेबस पर क्या पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने चाहिए? कुछ के लिए बनाने चाहिए, कुछ के लिए कंटेंट कोचिंग क्लासेस अपने आप बना के दे ही रहा है। तो आप ये देखें कि आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जहाँ पे आपका टाइम बचता है, जहाँ पे आप सिंपल टेक्स्ट बना-बनाया कंटेंट आप पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ें। बट आप ये ध्यान रखें कि आप कोई भी कंटेंट ना उठा लें, थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से जो फेमस है या फिर कोई आपके फ्रेंड ने कोई क्या कहते हैं कंटेंट परस्यू किया हुआ है, तो आप उन्हीं को पढ़ें ताकि आप किसी फ्रेंड के साथ पढ़ने जाएँ, तो आप कंपेयर कर सकें और आप रिवीजन भी आराम से कर सकें। इट्स द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। अ, आई थिंक उसको ना आपको रिपीटेड रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे आपने आज पढ़ा, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ लिया, फिर 1 महीने बाद पढ़ लिया। ये जो 3-4 बार अगर आप पढ़ लेते हैं ना इसको, एक रिदम में, तो फिर आपके दिमाग में वो ऐसी बैठती है कि फिर आप ज़िंदगी भर उसको नहीं भूलेंगे।
सर कैन यू स्टार्ट ऑनलाइन क्लास फॉर यूपीएससी? आई एम वेरी सॉरी बट आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है और देर आर मेनी टीचर्स हु आर डूइंग दैट फॉर यू गाइज ओनली। तो आप उनको फॉलो करें और अपना अपना जो बेस्ट टीचर है वो क्या कहते हैं अपने फ्रेंड से एडवाइस लेके या सीनियर से एडवाइस लेके ढूंढे। आई थिंक हाँ, जो ओझा सर हैं जो बोल रहे हैं वो उनकी बात में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है। जो बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के ही निकलता है, एनसीईआरटी से काफी अच्छा बेस बनता है, बट आपको एनालाइज करना आना चाहिए। एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं कि आपको एक टॉपिक दे दिया और टॉपिक पे आपको 150 वर्ड का या 250 वर्ड का आंसर लिखना होता है। तो वहां पे आपको एनसीईआरटी काम जरूर आती है, बट आपको आंसर अपना खुद का फॉर्म करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी काफी प्लेन लैंग्वेज होती है और पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है, बट आंसर राइटिंग में हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखने होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप उसे किस तरीके से बैलेंस करते हैं। सर बीएससी के बाद यूपीएससी दे सकते हैं यदि मैथ्स ऑप्शन के लिए, या तो एमएससी भी मैथ्स करना होगा तब यूपीएससी का मैथ्स ऑप्शन। नहीं, अगर आपका लाइफ का टारगेट ही यूपीएससी है तो एमएससी मत करिए, क्योंकि एमएससी में फिर आपको और साल देने पड़ेंगे। और अगर आपने बीएससी कर लिया उसके बाद सीधे आप मैथ्स ऑप्शन करें, क्योंकि एमएससी में आप जो मैथ्स पढ़ेंगे वो यूपीएससी में तो आप पढ़ेंगे, है ना? और आपको जो टारगेट है आपका यूपीएससी का, तो आप डायरेक्ट उसी पे ही जंप करिए। फिर आप अलग से किसी इंस्टीट्यूशन में जाके पैसा दे करके टाइम खर्च करके वहां पे क्यों आप क्या कहते हैं अपना वक्त जाया करेंगे, है ना? आपको डिग्री नहीं कलेक्ट करनी है, आपको आपको ये करना है कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, और सपने पूरे करने के लिए डिग्री हमेशा जरूरत नहीं होती है। स्पेशली यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन, मैं भी सिर्फ ग्रेजुएट हूँ और मेरे को ये पता था कि मेरा ग्रेजुएशन अपने आप में इनफ है। आगे बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं आईआईटी करने के बाद, बट मुझे एमबीए करने की कोई ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि मुझे सीखने से मतलब था, ना कि मेरे को डिग्री लेने से। तो आप ये देखिए कि अगर आप एज़ अ बैकअप ऑप्शन एमएससी लेना चाहते हैं कि आपको आगे टीचिंग जॉब में करना है या फिर मैथ्स से रिलेटेड अगर आपको जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छे मिलते हैं, तो ही आप एमएससी करें, वरना सीधे आप यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर दें। सर ओजांग सर के बारे में कुछ बताइए, उनसे पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, डेफ़िनिटली वो डेमो क्लासेस देते होंगे तो आप उनसे पढ़ सकते हैं और उनसे आप पर्सनली मिल भी सकते हैं, ताकि आपको पढ़ाई की शुरुआत में आपको पता लग जाए कि वो किस तरीके से यूपीएससी के सिलेबस को कवर करते हैं और आप क्या कहते हैं एक टीचर से चाहते हैं, वो भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। सर आई अप्रिशिएट फॉर योर कवर ऑल माय डाउट, थैंक यू सो मच, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस अदर डाउट्स एज वेल अगर आप लोगों के और डाउट्स बचे हुए हैं। सर आफ्टर एनसीईआरटी व्हाट, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आप जब जो क्वेश्चन के आंसर जो आप लिखते हैं वो आप चेक करवाएंगे, तब आपको सजेशंस देंगे, फिर आप मॉडल सॉल्यूशन से उसे कंपेयर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ एनसीईआरटी नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद आपको अपना एनालिसिस बनाना आना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको कोई एक आध दो बुक और भी पढ़नी पड़े तो आपको उससे हिचकिचाना नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड कि अगर आपके पास टाइम हो। जैसे 1 साल का टाइम है तो आप डेफिनिटली एक-एक बुक एक्स्ट्रा हर सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं, जो कि यूपीएससी के सिलेबस से आपका मेल खाता हो। जैसे कि स्ट्रगल फॉर इंडिया सिंस मतलब स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, ये वाली जो बिपिन चंद्र की बुक है, वो स्पेक्ट्रम के साथ पैरेलली चलती है। तो मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए था, मुझे लगा था स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ लिया है, तो उसके बाद मैंने वो वाली बिपिन चंद्र की बुक भी पढ़ी जो मोटी वाली होती है 500 पेजेस की। तो उससे मेरे को बहुत फील आई थी कि हाँ, अब मॉडर्न हिस्ट्री मुझे बहुत बढ़िया से आता है, और वो फीलिंग लाने के लिए शायद आपको और किताबें पढ़नी पड़े तो डेफिनेटली पढ़िए। हाउ टू सिलेक्ट योर ऑप्शनल? माय माय फेवरेट ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी अगर आपका फेवरेट है आपको डेफिनेटली ज्योग्राफी लेना चाहिए, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बट आप सीनियर से कंसल्ट करें और आप उसको फिर आगे परस्यू कर सकते हैं। सर जीएस का डेटा कैसे याद करें? जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो उसके बाद जब आप पॉइंट लिखते हैं, कोई पॉइंट के बाद आपको सप्लीमेंट करना होता है कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स से। तो आप वहाँ पे याद करें कि अगर आपने एजुकेशन का पॉइंट लिखा तो एजुकेशन के कुछ 2-4 डेटा है जो कि हर जगह फिट बैठ जाते हैं। तो आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन
स्पेसिफिक डेटा है या फिर फिगर है, जैसे कि इस बार को पूछा था कि वुमेन इन जुडिशरी, तो वुमेन इन जुडिशरी के कुछ-कुछ डेटा है कि अब तक आज़ादी से लेके अब तक कितने वुमेन अ, जजेस अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो डेटा क्या है क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया। तो आप बेसिक लेवल पे जाइए कि एमएमआर, आईएमआर, हेल्थ का डेटा एजुकेशन में 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और करीबन 9 लाख 10 लाख टीचर्स हैं। इस टाइप से आप डेटा याद करके आप अपने आंसर को और बेटर बना सकते हैं। तो इसके लिए एक नितिन शाकिया सर की बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं। उससे आपको क्या मिलेगा कि आपका सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे कंपाइल्ड और अपडेटेड मिलेगा। वो वो बुक शायद क्या कहते हैं अमेज़न पे अवेलेबल है। मैंने अमेज़न से मँगाई थी 2 साल पहले। सर क्या खुद से ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं? हाँ, मैंने खुद से ही किया था। टेस्ट सीरीज़ मैंने ज़रूर कोचिंग क्लास से दी थी बट बाकी मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी। न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट मंथली मैगज़ीन हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ना आपको ज़रूरी है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिन-दिन भर कौन-सी खबरें चल रही हैं, क्या चीज़ ज़्यादा हाइलाइटेड है, वो आपको मैगज़ीन में बिल्कुल प्लेन दिखेंगी। मतलब आपको चाइना में कहीं दूर घटी घटना जिससे इंडिया का कोई लेना-देना नहीं है,